देखते हैं। तो 3 तरह के और डीएनए हम लोगों ने कौन कौन से डीएनए से पहले पढ़ लिए थे, और उम्मीद है वो सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी। ए डीएनए, ठीक है, ए डीएनए, बी डीएनए, उसमें मेंशन करिएगा, ये लास्ट है आज, ठीक है। और आपका कौन सा आ रहा है, जेड डीएनए, ठीक। तो ए डीएनए आप लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से, बी पढ़ लिया अच्छे से। बीच में एक और आते हैं आपके सी डीएनए, डी डीएनए और टी डीएनए, ठीक है। तीनों बातें आज हम लोग जानेंगे। सी डीएनए, डी डीएनए और टी डीएनए, 3 तरह के डीएनए और होने वाले हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, क्योंकि कभी कभी करते क्या है कि इनसे भी क्वेश्चंस बना करके पूछ लेते हैं, या कुछ स्टेटमेंट ऐसे दे देंगे जिसमें क्या होगा कि आपने खूब सारा ए बी और जेड पढ़ा है, लेकिन बगैर सी डी टी के जाने आप लोग नहीं कर पाओगे। तो सी डीएनए क्या हो रहा है, सी वर्ड जहां पर भी आएगा, कुछ भी नहीं रटना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि रटना नहीं रहता हमारी क्लास में, समझना रहता। सी डीएनए जहां पर भी आएगा उसको बोलेंगे हम लोग क्लाइमेट। क्या बोलेंगे हम लोग, क्लाइमेट। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ भी है नहीं कि सी का मतलब यहाँ पे क्लाइमेट है। सी का मतलब ऐसा कुछ नहीं। सी डीएनए बी डीएनए के बाद में देखा गया, इसलिए उसका सी डीएनए नाम रखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग याद रखने के लिए एक एनालॉजी लेकर के चल रहे हैं, याद रखने के लिए अच्छे से। सी का मतलब क्लाइमेट हो रहा है। क्लाइमेट का मतलब क्या हो रहा है, क्लाइमेट का मतलब एक ऐसा क्लाइमेट हो रही है, एक ऐसी क्लाइमेट है जहां पर 55 टू 66% ह्यूमिडिटी है। 55 से लेकर के 66% तक ह्यूमिडिटी पाई जा रही है। और इस तरह की क्लाइमेट में जो डीएनए बन रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोल रहे हैं सी डीएनए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सी का मतलब क्लाइमेट नहीं होता है, ये सिर्फ याद रखने का एक जुगाड़ है, तरीका बताया गया है। और यहाँ पे क्लाइमेट जैसे बोलोगे तो आपके मन में तुरंत आएगी कैसी क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड क्लाइमेट है। एंड स्पेसिफिक आयनिक कंपोजिशन, और क्या, कुछ स्पेसिफिक आयनिक कंपोजिशन जो होते हैं, मेन तो इसमें ह्यूमिडिटी ही है, वो क्या करता है, सी डीएनए के बनने की प्रोसेस को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। दूसरी बात क्या हो रही है, ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। दूसरी बात क्या हो रही है यहाँ पर, दूसरी बात क्या हो रही है, चलिए देखते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। दूसरी बात क्या हो रही है, राइट हैंडेड, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, डी डीएनए भी राइट हैंडेड है, टी डीएनए भी राइट हैंडेड है। दीज ऑल द 3 डीएनए आर राइट हैंडेड। ये सारे के सारे डीएनए कैसे हो रहे हैं भाई, राइट हैंडेड के राइट हैंडेड दिखने वाले हैं। तो हम लोगों को ए बी सी डी टी, ये सबके सब राइट हैंडेड है, इसमें कुछ नहीं डरना है। तो फिर याद क्या रखना है, याद केवल रखना है जेड डीएनए। इतना ज्यादा मेजर चंग याद रखने से अच्छा है कि एक पॉइंट याद रख लो कि जेड डीएनए जो होने वाला है वो कैसा होने वाला है, वो होने वाला है लेफ्ट हैंडेड डीएनए, ठीक है। बाकी सब राइट हैंडेड डीएनए हो रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरी बात क्या समझेंगे कि अभी तक के जो बेस पेयर पढ़ रहे थे, क्या हमको कोई बताएगा कि ए डीएनए में कितने बेस पेयर पर हेलिक्स थे और जेड डीएनए में कितने बेस पेयर पर हेलिक्स थे। ए और जेड में कौन जल्दी से बताएगा, ए डीएनए और जेड डीएनए में कितने बेस पेयर पर हेलिक्स थे। जल्दी से रिप्लाई करिए। ए में 11 और जेड में 12। ए में 11 थे और जेड में 12 थे, ठीक है। तो अब आपको पता चला कि ए में 11 थे, जेड में 12 थे, बहुत अच्छी बात है, इतनी बातें पता चल गई आपको। और बी में जो लिखा हुआ है वो 10 भी लिखा मिल सकता है, लगभग 10 भी लिखा मिल सकता है, और 10.5 भी मिल सकता है। तो आप लोग इसको लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होना, लगभग इतना। अब सी डीएनए जो होते हैं वो थोड़ा सा कम न्यूक्लियोटाइडल बेस पेयर रखेंगे, चाहे वो सी हो, चाहे डी हो, चाहे टी हो। ये सारे के सारे इनके पास न्यूक्लियोटाइडल बेस पेयर थोड़े से कम होने वाले। कितने, सी में 9.3, डी में 8, और ये वेरिएबल है। टी क्या है, वेरिएबल है। अभी टी होता क्या मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी टी होता क्या, अभी ये वाला सेक्शन मैंने नहीं बताया, मतलब डी का पहला पॉइंट और टी का पहला पॉइंट नहीं बताया, कोई बात नहीं।
अभी सिर्फ हम लोग सी के बारे में बात कर रहे हैं और जो जो चीजें इधर से कंपेयर करी जा सकती है वो कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो बी में तो सबसे छोटा कौन सा पाया जा रहा है? सबसे छोटा जो हो रहा है वो हो रहा है आपका डी डीएनए। डी डीएनए सबसे छोटा हुआ जा रहा है, जिसके पास क्या हो रहा है, 8 न्यूक्लियोटाइड, सॉरी 8 बेस पेयर पाए जा रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखना है, एक और चीज याद रखनी है। अभी तक के हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब एक बात और करेंगे कि इंडो और एक्सो इसी के साथ साथ करते चलेंगे, या एक काम करते हैं, पहले इनको इनको अच्छा रोक देते भी, पहले यही समझ लेते हैं। तो अब ए डीएनए में क्या पाया जा रहा था, आप ध्यान रखिएगा, क्या पाया जा रहा था, C3 इंडो। सबको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया था, C3 इंडो। शुक्ल पकरिंग जो थी ए डीएनए की C3 इंडो थी। बी मैंने बोला था बी जो है, और ए बी में बी 2 नंबर पे आता है, तो ए बी सी डी ई एफ टी, मान लो टी आ रहा है 20 नंबर पे, ठीक है, मान क्या लो आता ही है ना, और बी जो है वो 2 नंबर पे आ रहा है, तो 2 नंबर पे आ रहा है, इसलिए इसको याद रखने का तरीका हो गया ये C2 था। ठीक है, सी अभी छोड़ दे रहे, डीएल और छोड़ दे रहे, जेड छोड़ दे रहे। इसमें क्या था, इसमें क्या था, C2 और C3 दोनों क्या थे, दोनों क्या थे, अल्टरनेट मैनर में, जिगजैग मैनर में पाए जा रहे थे, C2 C3 दोनों। ठीक है, इनको मतलब जेड को अलग ही रखना है, जेड भैया बिल्कुल अलग है, ये महोदय अलग है। अब इसके बाद देखते हैं सी डीएनए, डी डीएनए और टी डीएनए में क्या कहानी हो रही है। तो सी डीएनए की अगर हम लोग बात करें तो C2, डी डीएनए की बात करें तो C3, और टी डीएनए की बात करें तो C2। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है A B C D T Z, है ना, जेड अलग से रखना है, आपको याद रखना है चीजों को। क्या दिखा आपको, दिख सर हमको ये रहा है, यहाँ पर C3, फिर C2 2 बार, फिर C3, फिर C2, है ना, या ऐसे कर सकते हैं C2 2 बार, फिर C3, फिर C2 2 बार का मतलब जेड में, लेकिन जेड की खासियत यह है कि C3 भी पाया जाता है अल्टरनेट मैनर में। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है, और ये हमेशा याद रखा जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज पूरी तरह से याद हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं जो सी आगे क्या लिखा हुआ है, स्पेशल फीचर। स्पेशल फीचर क्या होने वाला है इसका, देखते हैं। बोला जा रहा है कि सी डीएनए जो होता है वो लेस कॉमन एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस्ड डीएनए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी हुई है, इट इज एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस्ड, मतलब इस तरह के डीएनए को एक्सपेरिमेंटली बनाया जाता है, मतलब सेल के अंदर नेचुरल मैनर में ऐसा कुछ पाया नहीं जाता है। देखा क्या गया, जब सेल को इन विट्रो हाई ह्यूमिडिटी दी गई, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होने लगा, जो हेलिक्स है वो छोटे होना शुरू हो गए, छोटे होना शुरू हो गए। ठीक है, उनकी क्वाइलिंग जो थी वो चेंज नहीं हुई, जब छोटे होने लगे तो पर हेलिक्स जो न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर का नंबर था वो थोड़ा कम हो गया, कम हो गया, और इस टाइप का जो डीएनए बनाया उसको बोला हम लोगों ने क्या, सी डीएनए बोला। तो ये एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस किया गया है अंडर द हाई ह्यूमिड कंडीशन। दूसरी बात, अब हम लोग आते हैं डी डीएनए के बारे में। तो डी डीएनए के बारे में एक एक चीज समझते हैं। अच्छा, सी डीएनए सबको समझ में आ गया, सी डीएनए सबको समझ में आ रहा है, गोली मैम को आ रहा है, जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग जल्दी जल्दी कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। सत्यसी आस्था सबको आ रही है भाई बात, चलिए देखते हैं। दूसरा आ रहा है डी डीएनए। डी डीएनए की अगर हम लोग बात करें तो डी डीएनए जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो डी डीएनए पाया जाता है पॉली डीऑक्सी एडेनिन या पॉली डीऑक्सी थाइमीन रिच सीक्वेंस में, मतलब जहां पर खूब ढेर सारा एडेनिन और खूब ढेर सारा थाइमीन पाया जाता हो, जहां पर खूब सारा एडेनिन और खूब सारा थाइमीन पाया जाता हो, उस डीएनए के स्ट्रेच में, मान लिया खूब बड़ा सा डीएनए है और उसमें मान लिया खूब बड़ा सा डीएनए है, उसमें ये छोटा सा स्ट्रेच है, यहाँ पर खूब ढेर सारा एडेनिन और थाइमीन पाया जा रहा है। तो देखा गया कि इनकी जो टोपोलॉजी है,
इनके जो टोपोलॉजिकल पैरामीटर्स है वो थोड़ा अदर डीएनए के टाइप से डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है कि इनके हेलिक्स थोड़ा और छोटे हो चुके हैं। कितने छोटे हो चुके हैं, या बोल सकते हो अब तक के नोन सबसे छोटे हो चुके हैं। कितने पाए जा रहे हैं यहाँ पर? पाए जा रहे हैं केवल और केवल 8, है ना। डी में पर हेलिक्स कितने बेस पेयर पाए जा रहे हैं? 8। ठीक है, तो क्या कोई हमको बताएगा कि कहाँ पर ऐसा देखने को मिल सकता है कि ढेर सारा एडेनिन और थाइमिन हो डीएनए में? क्या इसके लिए कोई अलग सा डीएनए होता है कि नॉर्मल डीएनए में भी ऐसा हो सकता है? जैसे मैंने सी डीएनए के लिए बोला कि उसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है, तब ऐसा कुछ टोपोलॉजिकल पैरामीटर्स में चेंज हो पाता है। लेकिन क्या कुछ ऐसी कंडीशन है कि हमें डी डीएनए देखने को मिल जाए? इसके लिए कोई अलग कंडीशन होगी कि नॉर्मल नेचुरल कंडीशन में भी होगा? जल्दी से बताइए। ठीक है, कोई नहीं बता रहा है, कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। हम तो आज के मूड में कि अब ज्यादा से ज्यादा नहीं आ रहा, तो ये भी बोल सकते हो कि नहीं पता। ठीक है, थम्स डाउन करके भी भेज सकते हो। नहीं आ रहा, रंगोली जी को नहीं आ रहा है। विवेक भारती जी कह रहे टीलोमियर में होता है, और कोई को जवाब नहीं दे रहा। अरे बहुत रॉकेट साइंस नहीं करना यार। देखो, आपने कभी जीवन काल में, ठीक है, कभी आपने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट नाम सुना होगा? ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, डी डीएनए की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ओरी साइट कभी सुना है? ठीक है, आपने कभी टाटा 80 बॉक्स सुना है? ये सब क्या है? ये सब वो सीक्वेंस है जहां पर 80 रिच रीजन पाया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये आता, मान लिया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, मान लिया ये डीएनए का एरिया है, और ये सुंदर सा डीएनए हो गया आपका, और यहाँ पे ओरी पाया जा रहा है। ओरी यहाँ पे ओरी पाया जा रहा है। ये ओरी होता क्या है एक्चुअली में? ये ओरी या तो 80 रिच हो सकता है, इसमें 80 खूब ढेर सारा हो सकता है, या हो सकता है जीसी रिच हो। लेकिन भगवान को पता था कि इसी ओरी साइड पे आकर के आगे चल के रेप्लिकेशन होने वाला है, और यहीं पर एक ऐसे जाकर के रेप्लिकेशन बबल भी बनेगा। मतलब इसको ओपन करना पड़ेगा। अगर ओपन करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर जीसी ज्यादा कर देंगे, तो इसको खोलने में बड़ी मेहनत पड़ेगी, क्योंकि जीसी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहे हैं। और जब भी आप हाइड्रोजन बोलेंगे, तो अब आप क्या हो, एमएससी स्टूडेंट नहीं हो, आप बहुत सीनियर हो चुके हो। तो हाइड्रोजन के साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन जीसी के बीच में रहता है, वो कौन सा था? कौन सा इंटरेक्शन था जो जीसी में हाइड्रोजन के अलावा ज्यादा रोल प्ले कर रहा था? बताइए। पाई पाई इंटरेक्शन, रंगोली जी तारी, इसको क्या बोलते थे? पता नहीं कैसा रिवाइज किया, बोल लो रिवाइज कर लिया है, सब पूरा अच्छे से तैयार हो गया है। या तो सब लोग ज्वाइन कर करके सो गए हो कि कल संडे था ही, सैटरडे संडे 2 दिन से आपका सर्केडियन रिदम गड़बड़ हो गया है, अब नींद आ रही है ना। चलो कोई बात नहीं, सो लो। अब कौन है? ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पर? हुआ क्या कि ये जो एरिया है, यहाँ पर हम लोग ने देखा कि 80 रिच रीजन है। कौन सा रीजन है? 80 रिच रीजन है। 80 रिच रीजन होने से क्या हो रहा है
एटी रिच रीजन होने से क्या हो रहा है कि यहाँ पर, अच्छा ए के सामने टी रखना था मैं, एटी रिच रीजन होने से क्या हो रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनेंगे। जब कम बनेंगे तो दो बात होंगी, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी कम बन रहे हैं और एटी के बीच में स्टैकिंग वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं लगने वाला है, बेस स्टैकिंग वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा सा देखा जाए तो वीक रहता है इनका इंटरेक्शन। तो वीक रहने के कारण अब हम लोग इसको इजीली ओपन कर सकते हैं, इस लूप को इजीली ओपन कर सकते हैं। इस लूप को इजीली ओपन करने से क्या होगा कि एनर्जी भी बचेगी और डीएनए रेप्लिकेशन भी हो जाएगा। तो इस तरह के डीएनए में देखने को हमें मिल रहा है टाटा 80 बॉक्स वगैरह में, और ये आपका जो भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स है इनमें देखने को हमको क्या मिलता है, इस तरह का डीएनए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमने आपको पहले सिखाया C3 इंडो, बोला जा रहा है नैरो माइनर ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 80 रिच स्ट्रेचेस, है ना। यहाँ का माइनर ग्रुप कैसा होने वाला है, छोटा सा होने वाला है, नैरो। टी डीएनए कहाँ पाया जा रहा है, टी डीएनए पाया जाता है बैक्टीरियोफाज में। आप लोगों ने जीवन में कभी बैक्टीरियोफाज पढ़ा होगा। तो बैक्टीरियोफाज जो होते हैं, बैक्टीरियोफाज जो होते हैं, जो बैक्टीरिया को फाज कर जाते हैं। बैक्टीरियोफाज का मतलब क्या है, ऐसे कोई भी पार्टिकल जो बैक्टीरिया को फाज कर जाए। फाज का मतलब क्या हो रहा है, खा जाए, मार दें। उनके दो टाइप थे, दो टाइप थे, ठीक है। एक टाइप थे जो आपस में सेम दिखते थे, ठीक है, और एक टाइप थे जो आपस में सेम दिखते थे, लगभग जेनेटिकली लगभग सेम थे, है ना, स्ट्रक्चरली भी सेम थे। उनको बोला गया है टाइप इवन, उनको बोला गया टाइप इवन, है ना। और दूसरे बैक्टीरियोफाज थे जो टाइप इवन से अलग दिखते थे। मतलब कुछ बैक्टीरियोफाज थे जो टाइप, मान लिया ये बैक्टीरियोफाज हो गया, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, ये बैक्टीरियोफाज हो गया, ठीक है, फिर ये बैक्टीरियोफाज हो गया, ये लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरियोफाज हो गए जो क्या हो रहे थे, इनके जैसे नहीं दिख रहे थे, इनसे इतर दिख रहे थे। उनको बोला गया टाइप ऑड, ठीक है, टाइप ऑड। तो टाइप इवन कौन कौन से हो रहे थे, टाइप इवन हो सकते हैं, अब टाइप इवन के नाम पे दिया गया T2 हो सकते हैं, T4 हो सकते हैं, T6 हो सकते हैं, जो भी इवन नंबर आपको आ रहे हैं। और जो इनके जैसे नहीं दिख रहे थे, मान लिया वो ऐसे दिख रहे थे, मान लिया वो ऐसे दिख रहे थे, ठीक है, इस टाइप के दिख रहे थे, मान लिया वो ऐसे दिख रहे थे, स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट थे और जेनेटिकली भी डिफरेंट थे। तो उनको हम लोगों ने बोल रखा था क्या, टाइप ऑड। जैसे T1 बैक्टीरियोफाज, है ना, T3 बैक्टीरियोफाज, T5 बैक्टीरियोफाज। These such bacteriophage are combinedly regarded as what, type odd type of bacteriophage, है ना। तो T2, T1, T3 इन तरह के बैक्टीरियोफाजेस में एक स्पेशल टाइप का डीएनए देखने को मिला, जिसको हम लोगों ने बोला क्या, टी डीएनए। स्पेशल टाइप का डीएनए ये रहने वाला है कि इनका बेस पेयर पैटर्न जो है वो वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इसलिए है क्योंकि जैसा टी डीएनए, सॉरी, जैसा बैक्टीरियोफाज है, मान लिया T2 है, T3 है, T4 है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग बेस पेयर पैटर्न भी वेरी करने वाला है। लेकिन शुगर पकरिंग C2 है। शुगर पकरिंग मैंने आपको सिखा दिया क्या है, फिर से अब अलग से ना लिखो, ऐसे लिखो, क्या लिखोगे, C3, फिर क्या, दो बार C2 C2, फिर क्या लिखोगे, फिर C3, फिर क्या लिखोगे, C2, कौन सा बन गया, A डीएनए, फिर ये क्या बना, B डीएनए, फिर ये क्या बना, C डीएनए, फिर ये क्या बना, D डीएनए, फिर क्या बना, T डीएनए, फिर क्या बना, फिर क्या बना आपका जेड डीएनए। जेड डीएनए में क्या है, C2 C3 अल्टरनेट है। तो याद रखने का तरीका C3 C2 C2 C3 C2, है ना, ये बार बार आपको बोलना है। C2 इंडो, यहाँ का C2 कैसा होने वाला है, C2 इंडो होने वाला है, C2 इंडो होने वाला है। और आखिरी पॉइंट हम लोग अब समझेंगे होता क्या है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जब बैक्टीरियोफाज अंदर जाता है बैक्टीरिया के, मान लिया ये बैक्टीरियोफाज है और ये बैक्टीरियोफाज का जो है डीएनए है, ठीक है, ये सुंदर सा डीएनए है हमारे महाराज बैक्टीरियोफाज का। ये चला गया अंदर, अंदर आया तो बैक्टीरियोफाज क्या करता है, सॉरी, बैक्टीरिया क्या करता है। वैसा थोड़ी नहीं कि बैक्टीरियोफाज जो है बैक्टीरिया के अंदर जैसे आ जाएगा, बैक्टीरिया अपने आप को सरेंडर कर देगी कि भाई मुझे मार दो, है ना, आओ मेरे अंदर खूब सारा रेप्लिकेट करो, मन हो लाइसोजेनी करो, मन हो लिटिक साइकिल चलाओ, जैसा मन हो वो करो और हमको मार करके अपनी प्रोजनी खूब सारी बढ़ा दो, अपना नंबर खूब सारा बढ़ा दो। ऐसा कुछ नहीं है। बैक्टीरिया भी इम्यूनाइज्ड है इससे। बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट में क्या करेगी, बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट में कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बना सकती है।
कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बना सकती है जो क्या कर सकती है, जो इसको ऐसे तोड़ सकती है, जो क्या कर सकती है, जो इसको तोड़ेगी। जो भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या करेगी, जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए आ रहा है उसको स्पेसिफिक साइट से तोड़ सकती है, तोड़ेगी, है ना। और जब स्पेसिफिक साइट से तोड़ देगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है वो क्या हो गया, बैक्टीरिया ऐसे ऐसे तोड़ती चली जा रही है, ये देखिए, है ना। तो इस बैक्टीरियोफाज का डीएनए डीनेचर हो जाएगा, बैक्टीरियोफाज मर जाएगा। अब बात यह है कि क्या सर हमेशा बैक्टीरियोफाज मर जाएगा, तो नहीं। कुछ केसेस में क्या होने वाला है, कुछ केसेस में क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए बैक्टीरियोफाज हमेशा नहीं मरेगा। कभी कभी क्या होगा कि यही बैक्टीरियोफाज थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करके लाएंगे। क्या करके लाएंगे जरिया देखते हैं। ये बैक्टीरियोफाज क्या करेंगे कि इनका जो साइटोसिन रेसिड्यू होगा, साइटोसिन रेसिड्यू होगा वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। साइटोसिन रेसिड्यू कैसा हो जाएगा, कंटेन्स 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल, है ना, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन। मतलब उनके जो साइटोसिन होगा वहां पर क्या पाया जाएगा, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप पाया जाएगा। अब ये नॉर्मल साइटोसिन जैसे नहीं है, मतलब जो पहले बैक्टीरियोफाज अंदर जा रहा था, जिसके ऊपर ये ढेर सारा ये देखिए इंडोन्यूक्लियस एंजाइम आके एक्शन ले रहा था और उसको तोड़ दे रहा था, उसको मार दे रहा था। अब वो होने वाला नहीं है। अब क्या होने वाला नहीं है, क्योंकि अब अगर इसको भी आप मार देना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको थोड़ा मॉडिफाइड टाइप का एंजाइम या इंडोन्यूक्लियस चाहिए, जो कि बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाया जाता है। अब अगर यह वाला डीएनए बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, अब यह वाला बैक्टीरियोफाज अगर डीएनए बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, जिसका साइटोसिन अब नॉर्मल साइटोसिन नहीं है, जिसका साइटोसिन अब नॉर्मल साइटोसिन नहीं है, थोड़ा सा बदल चुका है, ये देखिए ये मॉडिफाई हो चुका है, तो अब इसके ऊपर इंडोन्यूक्लियस एक्शन नहीं ले पाएगा और अब जो बैक्टीरियोफाज है वो बैक्टीरिया को हरा देगा, बैक्टीरिया की सेल को अरेस्ट कर लेगा, हाईजैक कर लेगा, ठीक है, अपने हिसाब से काम कराने लगेगा। तो बोला क्या, कंटेन्स 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल, कौन, टी डीएनए। T4 DNA is glycosylated and resistant to host restriction endonuclease। ओवरऑल आपको पता चला कि टी डीएनए का साइटोसिन मॉडिफाइड हो जाएगा और मॉडिफाइड हो जाने के कारण क्या होगा कि वो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले इंडोन्यूक्लियस से रेजिस्टेंट हो जाएगा और इस तरह के डीएनए को टी डीएनए कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है, क्योंकि अभी तो जितने लोगों ने टी डीएनए पढ़ा उनको टी डीएनए पहली बार ही सुनाई दिया है, याद रहेगा। आगे चल के भविष्य में अभी हम लोग एक और टी डीएनए की बात करेंगे, एक और टी डीएनए की बात करेंगे और उसका नाम क्या होने वाला है, ट्रांसफर डीएनए। वो अलग डीएनए है, वो अलग डीएनए है और उसको हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर, बायोटेक्नोलॉजी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या पढ़ेंगे, एक टीआई प्लाज्मिड पढ़ने वाले हैं, है ना, वहां पर कुछ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है, वहां पे पढ़ेंगे। तो याद रखना है कि वो वाला टी डीएनए अलग होगा और ये वाला टी डीएनए अलग है। और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा पूछा जाएगा कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। लेकिन कंफ्यूजन तब नहीं होने वाली है जब आप यहाँ से शुरू कर रहे हो पढ़ना, और तब तक वो जब भी उसकी बारी आएगी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाने की मेरी, तब तक क्या आप या लास्ट तक पढ़ते रहोगे, तब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या ये पहली टेबल सबको क्लियर हो गई? क्या सबको क्लियर? और कोई, और कौन कौन है, मनाल मैम है, दिव्यांशु है, दिव्यांशु को यानी टेबल क्लियर हुई कि नहीं हुई पता नहीं। दिव्यांशु जी बताइए, सप्तऋषि बताइए, दिव्यांशु लेट में आए हैं, दिव्यांशु का नहीं हुआ क्लियर। दिव्यांशु भाई, मैं सप्तऋषि और मनाल मैम नहीं बताई हैं अभी, बस ठीक है। तो बाकी सबको क्लियर हो गया। दिव्यांशु, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग इससे पहले ए, बी और जेड डीएनए पढ़ लिए थे, ठीक है, 3 तरह के डीएनए पढ़ लिए थे। हमने बोला था इससे इतर और भी 3 तरह के डीएनए होने वाले हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होने वाले हैं, वो होने वाले सी, डी और टी तरह के डीएनए। हम लोगों को आज उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानना था, तो हमने बताया कि सी डीएनए जो हो रहा है, सी डीएनए
एक स्पेशल टाइप का डीएनए है जो स्पेशल टाइप की कंडीशन में बनता है। सी का मतलब हमने याद रखने का तरीका सबके लिए है, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो क्या क्या बता रहा हूँ, ठीक है। सी डीएनए जो है वो क्या है, स्पेशल टाइप का तरीका बताया। कौन सा तरीका है, इसमें क्लाइमेट की बात करी हम लोगों ने। किसकी बात करी थी, क्लाइमेट की बात करी थी। और क्लाइमेट, ऐसी क्लाइमेट याद रखने के लिए बताया, कैसी क्लाइमेट याद रखने के लिए बताया, ह्यूमिड क्लाइमेट। तो सी डीएनए जो हो रहा है वो ह्यूमिड क्लाइमेट में बन रहा है। सी डीएनए एक ह्यूमिड क्लाइमेट में बन रहा था। इसके अलावा कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। कितनी, 55 से 65। ऐसी कंडीशन केवल लैब में जनरली पॉसिबल है। तो इस तरह का डीएनए लैब में बनता है, देखने को मिलता है हमें। यहाँ पर बेस पेयर जो थे वो 9.3 बेस पेयर थे लगभग। 9.3 बेस पेयर का पर टर्न जो हेलिक्स में 9.3 बेस पेयर हो रहे हैं। ये हमको पता चला कि ये इससे पहले पढ़े गए ए, बी और जेड से भी कम है। ए, बी, जेड से कम है, मतलब इनका हेलिक्स और ज्यादा छोटा होने वाला है। ठीक है, छोटा हेलिक्स बोल सकते हो, या पर बेस जो बेस पेयर है हेलिक्स में कम हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा क्या होने वाला, C2 इंडो होने वाला है। तो C2 इंडो याद रखने का भी हमने तरीका बता दिया था। क्या क्या बताया था, हमने लिखा था कि ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है, डी लिखना है, टी लिखना है, जेड लिखना है। और लिखने का तरीका क्या करना था, C3 लिखना था, C2 दो बार लिखना था, फिर C3 लिखना था, फिर C2 दो बार लिखना था। ठीक है, C2 दो बार, अब याद हो गया है ना। ए वाला C3 है, फिर बी सी जो है वो C2 है, डी वाला C3 है, फिर टी और जेड जो है वो C2 है। जेड में एक इंपॉर्टेंट करेक्टर ये है कि C2 के अलावा C3 दोनों है जेड में, और वो पिछली क्लास में बता दिया गया था। इसी तरह से डी डीएनए हम लोगों ने पढ़ा। डी डीएनए हम लोगों ने पढ़ा जहाँ पे पॉली एडिनाइलेटेड या पॉलीथाइमिडीन पॉलीथाइमिडीन सीक्वेंस पाए जाते हैं, या डी और ए रिच सीक्वेंस जहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो डी डीएनए कहलाया जाता है। अभी तक जितने टाइप के डीएनए हम लोगों ने पढ़े, उनमें से केवल जेड महाराज को छोड़ दो, जेड को छोड़ दो, केवल जेड को छोड़ दो अगर, तो बाकी सारे डीएनए राइट हैंडेड है, तो उसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। ये सबसे छोटका टाइप का, सबसे कम बेस पेयर रखे हुए, केवल 8 बेस पेयर रखे हुए पर हेलिक्स। ठीक है, और इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि ये 80 रिच सीक्वेंसेस में देखने को मिलता है, और बाकी टी डीएनए तो अभी तुरंत बताया। क्या आप बात समझ में आई, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और सब लोग आ जाए अपना कॉपी पेन लेकर के। जो लोग बिल्कुल 100% इसी चीज़ की तैयारी में लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं तैयारी में, मतलब कुछ लोग और भी वर्क में बीच में बिजी हैं, तो कोई बात नहीं है। बट जो जो बैठे हुए हैं और उनके पास कॉपी पेन नहीं है, प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, फिर वो गड़बड़ है। चलिए देखते हैं। बोला जा रहा था डिप्लॉयड जीनोम ऑफ अ स्पीसीज कंप्राइजेस 6.4 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। 6.4 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर पाए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसको ला करके एक न्यूक्लियस में फिट किया गया है, जिसका डायामीटर कितना हो रहा है, इस न्यूक्लियस का डायामीटर हो रहा है कितना, 6 माइक्रोमीटर। ठीक है। If base pair occurs at intervals of 0.34 नैनोमीटर, बेस पेयर के बीच की जो दूरी है वो 0.34 नैनोमीटर की है ना। along with ये सब CSIR DBT ICMR के ही क्वेश्चन है, आज हमने जानबूझ के लिखा नहीं है, क्योंकि फिर आप उसी हिसाब से क्वेश्चंस को भी जज करने लगते हो, है ना। फिर डीएनए हेलिक्स, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ डीएनए। अच्छा, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए क्या होगा, ठीक है। सब लोग अपना कॉपी पेन लिए बैठे होंगे, जल्दी से सॉल्व करें। 8:44 हुआ है, मैं कॉफी का मजा ले रहा हूं, और आप लोग क्वेश्चन का मजा लीजिए। 8:48 तक हो जाना चाहिए क्वेश्चन।
हम्म, कितने लोगों का हो गया? किसी का नहीं हुआ? यहाँ न्यूमेरिकल आया बस गला सूख गया भाई। रंगोली जी का सी आ रहा है। समस्या ये है कि इतना टिपिकल मैथ्स नहीं है। विवेक जी का नहीं आ रहा है। विवेक जी मैथ्स कमजोर है क्या आपकी थोड़ी सी? क्वेश्चन लो। एक काम करते हैं हम लोग, तो करके देखते हैं गूगल से इसको लॉगिन करें जिससे दोनों काम हो पाए। चलिए तब तक के मैं ये कर रहा हूँ, उतनी देर में चलो छोड़ो, पता नहीं कैसे होगा। ठीक है, आंसर सी आ रहा है दिव्यांशु जी का, अकॉर्डिंग टू मी आ रहा है आंसर सी। चलिए ठीक है, देख लेते हैं, कुछ चीज़ आपको सिखानी है पहले, वो देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस करने से पहले जो यूनिट कन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूँ, देख लेना। यूनिट कन्वर्जन है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन का मतलब क्या बताया जा रहा है? यूनिट कन्वर्जन का मतलब क्या है कि आप ध्यान रखना कि होता क्या है, ऐसे लिखना है आपको 10 टू द पावर 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 12। ठीक है, 12। अब होता क्या है, मान लिया कि 1 मीटर की अगर हम लोग बात करें, 1 मीटर की अगर हम लोग बात करें, तो 1 मीटर में 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर होगा। 1 मीटर में 10 टू द पावर 3 माइक्रोमीटर होगा। 1 मीटर में 10 टू द पावर 3 क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? नैनोमीटर। 10 टू द पावर 12 पिकोमीटर, फिर फीडोमीटर। इतना ज़्यादा हमको नहीं याद रखना है। ठीक है, ये एक सिंपल सी कहानी है। अब ये कहानी, ये तो हम लोग बात कर लिए, इसका क्या बात? अच्छा, सेंटीमीटर की बात नहीं हो रही है, सेंटीमीटर 10 टू द पावर 2 होती है ना। हम लोग मिलीमीटर की बात करेंगे। तो ये मिलीमीटर, ये हो गया आपका माइक्रोमीटर, ये हो गया आपका नैनोमीटर, है ना, और ये हो गया आपका पिकोमीटर। ठीक है, इनमें से ये दो यूनिट जो है 6 और 9 वो बड़ी जरूरी है। तो ये तो कहानी तब हो रही जब आप इस दिशा में चल रहे हो। किस दिशा में चल रहे हो? इधर। तो ये सारी कहानी प्लस में चलेंगे, प्लस में चलेंगे, प्लस में चलेंगे। लेकिन आपने दिशा दी है बदल। अब आप किधर चलना चाह रहे हो? अब आप चलना चाह रहे हो कि माइक्रोमीटर में, मिलीमीटर में आप बैठे हो, है ना, और आप सोच रहे हो यार हम कितने मीटर के होंगे, है ना। कोई इंसान है वो 100 मिलीमीटर का है या 1000 मिलीमीटर का है, एक इंसान, पता नहीं कौन सा इंसान है वो, है, और वो सोच रहा है कि मैं कितने मीटर का हूं।
तो जब इधर चलोगे मिलीमीटर से मीटर की तरफ चलने लगोगे तब यही कहानी माइनस में चलेगी, है ना। इधर से चलोगे तो ये कहानी माइनस में चलेगी, और इधर से चलोगे तो यही कहानी माइनस में चलेगी, और इधर से चलोगे तो यही कहानी माइनस में चलेगी। मतलब हो क्या रहा, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9 और 10⁻12। अगर आपको मान लिया गया या केवल 1 दे दिया गया, ठीक है 1, अब ज्यादा सही है, ठीक है। तो अगर आप ऊपर से नीचे भाग रहे हो, मान लो आपको ऊपर की कोई वैल्यू दी गई और नीचे के बारे में पूछा जा रहा है, बताओ कितना होगा, तो ऊपर से नीचे जाने पे हर चीज क्या हो रहा है, प्लस में चल रहा है, प्लस में भाग रहे हैं, प्लस में भाग रहे हैं, ठीक है। मान लिया आपको दिया गया क्या, ये हो गया आपका मीटर, ये हो गया आपका मिलीमीटर, ये हो गया आपका माइक्रोमीटर, ये हो गया आपका क्या बोलते हैं नैनोमीटर, है ना, और ये हो गया आपका पिकोमीटर। आपसे पूछा गया कि भाई मिलीमीटर मैंने बता दिया है, जरा नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दो। कुछ नहीं यार, बहुत आसान काम है। 10⁻3 मिली बोल लिया गया 1 मिलीमीटर है, बताओ कितने नैनोमीटर होगा। तो 1 मिलीमीटर की बात करी और इसके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 और 9 के बीच में कितने डिफरेंस आ रहा है, 6 का। तो आप बोलोगे सर 10⁻6 नैनोमीटर हो रहा है। 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 10⁻6 नैनोमीटर। बोला जा रहा है 1 माइक्रोमीटर सर कितना हो रहा है, 1 माइक्रोमीटर कितना हो रहा है, तो 1 माइक्रोमीटर कितना हो रहा है। बोला जा रहा है सर पूछो तो किसमें, पूछा जा रहा है 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू हाउ मच पिकोमीटर। 1 माइक्रो कितने का गैप आ रहा, 6 से शुरू किया और 12 पे आ गए, कितने का गैप आ रहा है, 10⁻6 पिकोमीटर आ रहा है। इस तरह से क्या आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। बोला जा रहा है 1 मीटर है, 1 मीटर है, बताओ कितने नैनोमीटर, बोलोगे सर 10⁹ नैनोमीटर, 3 6, यहाँ पे कोई पावर नहीं लग रही है, ठीक है। बताओ इतनी बात सबको समझ में आ रही, इस तरह से कैलकुलेशन हो पाएंगे आसान, पावर कन्वर्जन बहुत आसान हो गया अब आपका, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, यही आपको ऊपर चलना हो। देखो याद रखने का तरीका क्या है, जब आप सीढ़ियां ऊपर से नीचे उतरते हो मौज आ जाती उतरने में, बढ़िया फुदक के उतर रहे हो, है ना। 100 सीढ़ियां उतरनी, नीचे उतरने में कोई दिक्कत ही नहीं हो, बिल्कुल मौज आ रही है। बीच बीच में 2 3 सीढ़ी फांदे जा रहे हो, है ना। और यही सीढ़ियां 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़नी है तो, ठीक है, यही 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़ रही है, ऐसा लग रहा है मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये क्या चल रहा है, ये आप कहाँ जा रहे हो, माइनस में। अब आपसे कोई बोले कि भाई ये बताओ, चलो मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी से आप लोग बताओ, 2 4 पहले कन्वर्जन सीख ले, और ये हमेशा काम आने वाला है, ये हमेशा हर कहीं जीवन में काम आने वाला है, मैं चाहे जितना पढ़ाऊँ, ठीक है। मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ कि हे मित्र बताओ, मेरे पास 10 नैनोमीटर है, 10 नैनोमीटर है, बताइए वो कितने मिलीमीटर के बराबर है। 10 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर। पावर वगैरह ना लग रही हो, माइनस में आ रहा हो तो पूरा लिख दो 10⁻, जो भी है, ठीक है। हो सकता है चैट में ना लग पा रही हो या हमसे ही ना लगती हो, पता नहीं, जल्दी से बताओ। 10 मिलीमीटर है वो, सॉरी 10 नैनोमीटर है, वो कितने मिलीमीटर के बराबर होगा। टेन कितने मिलीमीटर है, 10⁻⁻6 बताना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल गलत बता रहे हैं सर। अरे भाई पहले 10 भी तो लगा है, तो क्या बोलोगे, 10 इंटू 10⁻⁻6। अरे भाई 10 इंटू 10⁻⁻6 होगा विवेक भाई, मैंने 1 नैनोमीटर नहीं पूछा है, समझ पाए। 10 इंटू 10⁻⁻6 बोल दो, या इसको और अच्छा बोलना चाह रहे हो, आज पहले कन्वर्जन ही सीख रहे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग को सीखना है, टॉपिक खत्म करना है। 10 इंटू 10⁻⁻6 या तो बोल दो, और या तो 10⁻⁻5 भी तो बोल सकते हो, क्योंकि ये एक पावर अपने आप में क्या है, 1 है, तो इसको -5 भी बोला जा सकता है। बोलिए बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। हमने बोला 10, और लोग भी बताएं, हमने बोला 10 नैनोमीटर है, बताओ कितने मिलीमीटर के बराबर है। तो आप बोलोगे कि सर 10 है, जो भी है, 10 है, 200 है, 100 है, 1000 है, 2.3 है, 2.009 है,
जो भी मन आपका, जो भी आपका फेवरेट नंबर है सब लिख दो, और उसके आगे पावर कितनी लगानी है वो मैंने बता दी है। तो उसके आगे पावर लगाओगे 10 के आगे जो भी पावर आ रही -6, तो -6 तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन 10 इंटू, देखो हम जानबूझ के क्वेश्चन पूछे थे, हमको लगा कि पूरा कॉन्सेप्ट आ गया, बिल्कुल खुशियां फैली हुई हैं, तो एक क्वेश्चन एकदम से 10 पहले लगा के पूछ लिया जाए। सबको बात समझ में आई? आस्था जी बात समझ में आई गई कि नहीं आ गई आपको? आ गई। मनाल मैम को कन्वर्जन आ गया, विवेक जी को आ गया, दिव्यांशु को आया, सप्तऋषि को भी आया। तो इस तरह से यूनिट कन्वर्जन में ही बायो वाले के बच्चे से रेंडर हो जाते, पता नहीं क्यों। और इम्पोर्टेंट बात याद रखना है, न्यूमेरिकल जो पूछने आपसे आया है वो आपसे मैथ्स नहीं पूछना चाह रहा, क्योंकि उनको पता है कि वो आप बायो के स्टूडेंट ना चाह रहा है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है वो जानना चाह रहा है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या दिया गया क्वेश्चन में कि 6.4 बेस पेयर है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर है ना। मान लिया एक डीएनए स्ट्रेच है, इसमें ये छोटे 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 1 2 3 6.4 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर, इतने ढेर सारे बेस पेयर, लाखों करोड़ों बेस पेयर पाए जा रहे हैं। यही बोल रहा है, बोला जा रहा है इस डीएनए को मोड़ तोड़ करके हमने 6 माइक्रोमीटर डायमीटर में ले जाके फिट कर दिया। ठीक है, 6 माइक्रोमीटर डायमीटर में ले जाकर के फिट कर दिया। इफ बेस पेयर अकर्स एट इंटरवल ऑफ 0.3, बेस पेयर के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर है, तो जरा बतलाइए कितने, इसमें कौन सा ऑप्शन सही? तो ऑप्शन में मीटर दिया गया है और आपको वैल्यू दी गई है नैनोमीटर में। तो वैल्यू दी गई है नैनोमीटर में, नैनोमीटर में कितनी वैल्यू है? 0.34 नैनोमीटर की दूरी है ना। दो बच्चे एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं, बताओ 10 बच्चे एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पे बैठेंगे? ठीक है, 10 मीटर की दूरी पे बैठेंगे गुरुजी। हालांकि ये तुरंत आंसर देने वाला है तो सही है, लेकिन अगर 9 भी ऑप्शन में है तो फिर 9 सही हो जाएगा, वो अभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, अगर 5000 बच्चे बैठे हुए हैं 1-1 मीटर की दूरी पे, तो बचाओ कितनी मीटर की दूरी पे होंगे? तब 5000 सही है, क्योंकि तब 4999 मीटर जो है उसके आगे 5000 अगर बोल रहे हो तो वो ज्यादा सही है। ठीक है, वहां पे 1 मीटर निग्लेजिबल है, लेकिन 10 मीटर में 1 मीटर निग्लेजिबल नहीं कर सकते। ये सब चीजें भी समझेंगे। बोला जा रहा है कि 6.4 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर पाए जा रहे हैं और दो बेस पेयर के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर होने वाली है। अब इसको नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, जल्दी बताओ कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर? जल्दी बताओ जल्दी। हमें एक क्वेश्चन कराना है, लेकिन हमें सिखाना है भाई, सीधी बात, जल्दी बतलाइए। नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने का भाई क्या होगा? कुछ नहीं करना है। बताओ आस्था, जल्दी बताओ। आस्था कुछ नहीं बता रही है, आस्था खाली थम्स अप ऊपर कर रही, थम्स अप नीचे कर रही, बस कुछ बता ही नहीं रही है। कुछ नहीं यार, इतना आसान है, इसमें क्या करना है? नैनोमीटर को मीटर में चेंज करना है। विवेक जी कुछ बताना चाह रहे, बता दो। तो हाँ, 0.34 इंटू 10 टू पावर 9 हो, -9 हो गया, बात खत्म। इसमें क्या करना था? बस पावर में आगे रखना था। तो अब टोटल क्या हो गया? हमने क्या बोला? दो बच्चों के बीच की दूरी इतनी है, 1000 बच्चों, दो बच्चों के बीच की दूरी 10 मीटर है। 1000 बच्चों के बीच की दूरी कितनी होगी? 1000 बच्चों के बीच की दूरी कितनी होगी? 1000 गुणे 10। ऐसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है, ऐसे यहाँ पे बताया जा रहा है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाई, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9 मल्टीप्लाई किया गया 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9। देखो पावर्स का खेल क्या होता है, अगर पावर सेम है और मल्टीप्लाई में है, पावर सेम है और मल्टीप्लाई में है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, या और इजी करते हैं, पावर अगर मल्टीप्लाई में दी गई है, पावर अगर मल्टीपल्स में है तो माइनस होगा। ठीक है, दोनों आपस में हम लोग क्या कर देंगे? कट कर देंगे। तो यहाँ पर कट करने वाले हैं, माइनस में, सॉरी गलत बोल दिया, बहुत बहुत ज्यादा गलत बोला है।
पावर्स जो है, बहुत ज्यादा गलत बात बोल दी है, बहुत ज्यादा बड़ी वाली, सॉरी। तो पावर्स अगर माइनस मल्टीप्लाई में है, पावर्स काहे में है, मल्टीप्लाई में, मान लिया 10⁹ है और 10⁻10 है, तो ये पावर पावर आपस में प्लस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। किसी का माइक ओपन है, देख लो, ठीक है। पावर क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो अगर पावर 10⁹9 है, पावर 10⁻10 है, देखो मैथ्स भी सिखाए दे रहे हैं हल्की हल्की सी, है ना। तो क्या हो रही है, पावर कितनी हो जाएगी? 10⁻19 हो जाएगी। क्या इश्यू है इसमें? अब कुछ के लोग के मन में जिनका आंसर आ चुका, वो सोच रहे होंगे जबरदस्ती बताए दे रहा है। भाई मुझे कॉन्सेप्ट भी सिखाना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ। सी जिनका आया है वो सही आंसर आया है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिखाना है कि सॉल्व हुआ कैसे, इसके पीछे में क्या बातें आ रही है ना। और अगर यही पावर मान लिया ऊपर 9 लिखा है और नीचे 10 लिखा है, अब ये पावर जाएगा, मतलब अपॉन में पावर है, तो पावर हमेशा माइनस हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएंगी। मतलब 10 माइनस 9 माइनस, सॉरी 10 9 माइनस, क्योंकि 10 ऊपर जाएगा ना, तो 9 माइनस 10, तो बनेगा क्या? 10⁻−1। दो बातें समझ में आ गई। पावर अगर मल्टीप्लाई में होगा तो दोनों पावर ऐड कर देना है, पावर अगर डिवाइड में है तो दोनों पावर आपस में माइनस कर देनी है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, इसको हटा देते हैं पहले। ओहो, तो अब यहाँ पर क्या करें? पावर देखो क्या है, पावर यहाँ पर किसमें है? दोनों पावर, एक प्लस में है और एक माइनस में है ना। क्या करें? ऐड कर दे। +9 -9 कितना होता है? कट हो जाएगा। ये +9 है, सॉरी कुछ ज्यादा ही कट हो गया। ये +9 है और ये -9 है, दोनों आपस में कट हो गए, कट हो गए। पावर कुछ नहीं बची, ठीक है, 1 बची, 1 1, ठीक है। पावर कितनी बच गई? 1। तो अब इसको मल्टीप्लाई खाली कर लो, 6.4 और 0.34, ठीक है, 0.34, 4 4 जा 16, कैरी आया 1, और 6 4 जा 24 और 25 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 4 3 जा 12, कैरी आया 1, और क्या रहा? 6 3 जा 18 और 19 हो गया। आ रहा आपका क्या? 6 7 और 1, 11.76, नहीं सॉरी 3 पावर, अच्छा एक पॉइंट के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ये, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये है, तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, ध्यान रखना। 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगने वाला है। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, एक पॉइंट के बाद ये बात आ रही है, पॉइंट लगाना भी सीख लो। एक पॉइंट के बाद ये डिजिट है और दो, एक पॉइंट के दो, इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, टोटल 3 के बाद डिजिट, तो 1.92, सॉरी 1.176 है। कुछ गलत जोड़ दिया है क्या मैंने? कुछ गड़बड़ जोड़ दिया, रुक जाओ। 9 2 11, अच्छा हाँ, ये 2 हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 9 2 11 हो गया, सही करो। 9 2 11 हो गया, कैरी आया 1, तो ये 1 + 1 2, ठीक है। तो ये आ रहा आपका 2.176, है ना। ऑप्शन में क्या है? ऐसा है नहीं क्या है? नियर बाई है, नियर बाई है आपका। समझ आ रही बात की नहीं? ठीक है विवेक भाई, थैंक यू, है ना। थोड़ा कैरी जोड़ना भूल गया था। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। पावर लैपटॉप में नहीं आएगा, आप बोल भी सकती हो। देखो विवेक जी बोलते हैं, मनाल मैम बोलती हैं, है ना, और कोई नहीं बोलता है, बोलना भी है। अभी तो कितने 8 10 लोग हैं, अभी भी नहीं बोल रहे तो बेकार है। समझ लो क्लासरूम में भी, क्लास में होते तो क्या नहीं बोलती, क्लास में तो तुरंत बोल देती कि सर इतना इतना आ रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। डीएनए इज नॉट, आसान क्वेश्चन है, हाइड्रोलाइज्ड बाय एल्कली वेयर एज आरएनए इज रीडली हाइड्रोलाइज्ड। आरएनए जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाता है, डीएनए नहीं होता है। क्या करना है? बहुत आसान क्वेश्चन। इसके लिए समय दिया गया केवल 1 मिनट। वायर क्या हुआ? ठीक है, इसके लिए समय दिया गया है 1 मिनट। जल्दी जल्दी से करो, वायर लाया हूँ, वायर से भी कुछ चीज पढ़ाऊंगा आपको। हो गया, डी आ रहा है आस्था का, ठीक है, मनाल मैम का भी डी। आसान है क्वेश्चन, ठीक है।
बस वही 2H OH ग्रुप है, OH ग्रुप हाइड्रोलिसिस को प्रमोट करता है, ठीक है। OH ग्रुप क्या करता है, हाइड्रोलिसिस को ही प्रमोट करता है। द प्रेजेंस ऑफ 2' OH ग्रुप आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आया अच्छा सा, एक न्यूक्लियोटाइड। चलिए भाई थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए ये कौन सा डीएनए कोई कैलकुलेशन, केवल 2 मिनट। 9:06 हुआ है, 9:08 पे। अब सही है, बहुत देर से सोच रहा था कैसे होगा। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सबका आ रहा है, बी आ रहा है। बहुत बढ़िया, सबका आ गया बी, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, बताने का भी कोई मतलब नहीं, आसान क्वेश्चन था। सबका आ गया, सबका आ गया, जिसका नहीं आया पूछ ले। सबका आ गया। दिव्यांशु का डी, अच्छा ये डी हो सकता है। डी किस में आ रहा है, अच्छा उस वाले का आंसर था, ठीक है। 3 वाले का जो था वो आ रहा है बी। दिव्यांशु भी, विवेक जी भी आ रहे हैं, आस्था मनाल मैम का आ रहा है, रंगोली जी का आ रहा है, सप्तर्षि सबका आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। कंसिडर्ड सॉल्ट डबल स्टैंडर्ड लिंकिंग नंबर छोड़ देते, अभी लिंकिंग नंबर सिखाया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन आया था CSIR में, अच्छा क्वेश्चन है, करिए। अब ज्यादा अच्छा है, बढ़िया, दोनों तरफ काम चल रहा, देख रहे हैं कौन क्या कर पा रहा है। ये आपको आसान भी लगेगा अब, और ये वही क्वेश्चन है जो तुम पहले तुरंत छोड़ देते थे। बहुत आसान लगेगा 4 नंबर का, जिसने पढ़ लिया उसको आसान लग जाएगा, यही चीज है। जो नहीं पढ़े वो नहीं आसान लगेगा। कोई जवाब नहीं दे रहा, और एक पॉइंट पे ही क्वेश्चन हुआ जा रहा है, कुछ नहीं पढ़ना है।
ऐसे ही क्वेश्चन ये हुआ जा रहा है, मुझे जैसा दिख रहा है। इतना आसान क्वेश्चन है ये, मतलब ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा था, 40 सेकंड में आंसर हो जाना चाहिए था इसका। सप्तऋषि जी का आ रहा है डी। आया, पहला आंसर आ गया है भाई, सप्तऋषि का डी। बहुत आसान है, ये नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं है, कम से कम सोचोगे अभी जब बताऊंगा कि इतना आसान था ये, मैं कैसे नहीं कर पाई। नहीं हो पा रहा, चलिए भाई देखते हैं। चलो मेरे मित्रों, क्या बोला जा रहा है यहीं पे समझा देना। बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि ए फॉर्म है, ए फॉर्म है ना, ए को सिंबलाइज किया है पी से, और क्यू को सिंबलाइज किया है बी से। क्यू जो है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बताओ हमें ए में क्या क्या पाया जाता है, ए में क्या सिन पाया जाता था, क्या एंटी कंफर्मेशन था कि सिन? मैंने बोला था सब में एंटी है, सिन वाला कंफर्मेशन किसमें पाया जा रहा है, सिन वाला कंफर्मेशन केवल जेड में पाया जा रहा है ना, केवल जेड में पाया जा रहा है। तो जब सिन केवल जेड में पाया जा रहा है तो ए जो हो रहा है वो आपका एंटी हो रहा है, तो ए जो है वो एंटी हो रहा है, तो मतलब सिन तो हो नहीं रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, इसके आगे 2 होने वाला है, सही। दूसरा बी कंफर्मेशन, बी कंफर्मेशन में क्या सिन होता है, नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी सर एंटी ही रहता है, तो मतलब दूसरा वाला तो दोनों में सही होने वाला है। तो ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है जहां पर पी और क्यू दोनों में दो दो है। पी में देखो 1 है, क्यू में 2 है, पी में 1 है, क्यू में 2 है, पी में 2 है, क्यू में 1 है, पी में 2 है और क्यू में 2 है। सी वाला ऑप्शन सही हो गया। 40 सेकंड का आंसर था ये, 40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना था इसमें। बताइए, कितना आसान क्वेश्चन था ये। और मैंने जेड में याद रखने का कुछ तरीका भी शायद बताया था, जीसान सेंटी बताया था आपको, है ना। जी जो है वो सिन पाया जाता है ना, और सेंटी में सी मैंने बताया था एंटी होता है, सी एंटी होता है। तो ग्वानिन सिन रहता है और साइटोसिन एंटी रहता है टू मेक द प्रॉपर स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए। सोचो भाई कितना आसान क्वेश्चन था। और आगे देखना है, और आगे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या कि और आगे की टेबल, जब टेबल उठा के बैठा के सामने रखोगे, टेबल के सामने जब बैठोगे तब देखोगे तो आपको और आसान लगेगा, लेकिन देखो कितना आसान था ये। सबको बात समझ में आ गई? क्या भाई सबको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कितना आसान क्वेश्चन था ये, और एक ही आंसर आया, वो भी गलत आया सप्तऋषि का। सप्तऋषि देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। बाकी इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ा रखी है, बाकी इंफॉर्मेशन में समय देने का कोई मतलब नहीं है मुझे, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन में समय देने का ज्यादा मतलब नहीं है, वो नहीं रटना है, केवल 2 पॉइंट पे समझ में आया, ठीक है। आस्था, दिव्यांशु, देखो कितना आसान क्वेश्चन था, 4 नंबर का। ये क्वेश्चन इतना अच्छा इसलिए भी था क्योंकि इसमें समय भी नहीं लग रहा, ये समय आपका आगे काम आ जाएगा। CSIR के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट बात है समय बच जाता, सॉरी समय बहुत कम पड़ता है ना। और ये क्वेश्चन 4 नंबर भी आपको दे देता, कोई कंफ्यूजन नहीं थी, और ये समय भी बचा देता। क्या कंफ्यूज कर दिया था, क्या कंफ्यूज कर दिया था यार? तुम्हें सिंपल शुगर नहीं समझ में आ रही है कि शुगर जो है सब में, अभी मैंने पहले भी बताया है, सब में एंटी होगी। ए डीएनए बी डीएनए इन दोनों में एंटी हो रही है। सिन वाला जो है वो केवल जेड में देखने को मिल रहा है, और जेड में भी कौन, जी दिखा रहा है, जी सान, मैंने पढ़ाया था, जी ग्वानिन, जी सान, है ना। और सी क्या था, सी क्या था, सी एंटी था, जीसान सेंटी बोला था मैंने। भाई अब ट्रिक भी बता देता हूँ तब भी कंफ्यूज हो जा रहे हो, क्या किया जाए। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। बहुत मेहनत से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ मैं,
मेहनत का मतलब ढूंढना, फिर उसको टाइप करना पूरा अच्छे से हर चीज। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्लीज कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 6। देखते सबसे पहले आंसर कौन देता है। रंगोली मैम का सबसे तेज आंसर आ रहा है इस बार। ठीक है, विवेक जी का आ रहा है आंसर, सबका आंसर बी आया। ठीक है, देखो आसान क्वेश्चन है, नहीं पढ़े होते तो लगता है क्या पूछे ले रहा, कहाँ से क्या पूछे ले रहा, इतना हम कहाँ याद रखेंगे, कितना आसान है। अब इस तरह के क्वेश्चन सर पढ़े कैसे जाए, इस तरह के क्वेश्चन। अब देखो आज आप लोग को एक चीज और सिखाने जा रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्टिव पढ़ा करो तो केवल आंसर की तलाश में मत ढूंढा रहा करो। ठीक है, आंसर के अलावा चारों ऑप्शंस के बारे में भी खूब अच्छे से पढ़ो। जैसे बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो डीएनए विंड्स अप्रोक्सीमेटली 1.65 टाइम अराउंड द न्यूक्लियोसोम, ये आपको पता है। अब इसी में थोड़ा सा और आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। क्या ऐड कर सकते हो, अब आप मन में सोच सकते हो, इसी समय सोच सकते हो कि इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड जो सॉरी कितने बेस पेयर इन्वॉल्व हो रहे थे, कितने बेस पेयर इन्वॉल्व हो रहे थे, जल्दी जल्दी बताइए भैया। ये पूरी रिवीजन क्लास चल रही है। 147 बेस पेयर इन्वॉल्व हो रहे थे न्यूक्लियोसोम में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा दूसरा H2A H2B बाइंड्स टू बोथ द एंट्री एंड द एग्जिट एंड ऑफ द डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, ये तो रॉन्ग हो गया। तो ट्रू स्टेटमेंट कौन है, H1। ठीक है, H1 ट्रू हो रहा है। हमने फोटो दिखाई थी कि H1 से ही एंट्री हो रही, H1 से ही एग्जिट हो रही, एक ही दरवाजा था इनके घर में, दरवाजा नंबर 1। कोवैलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोन इन्फ्लुएंस द क्रोमेटिन कॉम्पैक्शन। ठीक है, अब आपके मन में तुरंत ही सोचना है कि कौन सा कोवैलेंट मॉडिफिकेशन था जो क्रोमेटिन को कॉम्पैक्ट बना रहा था। कोवैलेंट मॉडिफिकेशन पढ़ा है ना हम लोगों ने, तो कौन सा था, एसिटाइलेशन था, फास्फोराइलेशन था, क्या था, मिथाइलेशन था। कई तरह के कोवैलेंट मॉडिफिकेशन पढ़े थे, ये पढ़ने का तरीका है भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इस तरह से पढ़ोगे कभी गलत नहीं होने वाले क्वेश्चन आपके। कौन कौन से कोवैलेंट मॉडिफिकेशन थे जो कॉम्पैक्ट बना रहे थे, नोट सामने रखिए नहीं तो सोचिए। ठीक है, मतलब कोवैलेंट मॉडिफिकेशन अभी आप लोगों ने पढ़ा तो है लेकिन उसको हल्के में ले लिया, उसको पढ़ना अच्छे से। उसमें आप फास्फोराइलेशन और क्या लिखा है, एसआरएम, ऑल थ्री, क्या ऑल थ्री, रिवाइज करना भाई इस चीज को, है ना। कौन से कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट होता था तो क्या होता था, एक्सप्रेशन डाउन हो जाता था, डाउन रेगुलेटेड हो जाएगा उतना एरिया। और अगर वहां पर क्या होगा, अगर रिपल्सन लगना शुरू करेगा तो फ्री होने लगेगा डीएनए और हम लोग उसको यू क्रोमेटिन करेंगे, है ना, PAM, है ना। तो फास्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन, ये कॉम्पैक्टनेस ला रहे हैं। एक बार और अच्छे से पढ़ना। ठीक है विवेक जी, इसको एक बार और अच्छे से पढ़ना, इस वाले हिस्से को रिवाइज करना। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, सब लोग इस चीज को फिर से पढ़ना। ठीक है, आस्था तुम इसको भैया अच्छे से पढ़ लेना, कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। ठीक है, नॉन स्टोन प्रोटीन आर द पार्ट ऑफ माइटोटिक क्रोमोसोम। अब आपका क्वेश्चन ये आया कि नॉन स्टोन प्रोटीन माइटोटिक क्रोमोसोम का पार्ट है। अच्छा, नॉन स्टोन क्रोमोसोम माइटोटिक नॉन स्टोन प्रोटीन जो है माइटोटिक क्रोमोसोम का पार्ट है, क्या है कि नहीं है, है तो फिर वो क्रोमोसोम की किस स्टेट में पार्टिसिपेट कर रही थी,
कई लेवल पे हम लोगों ने पैकिंग पढ़ी थी, किस लेवल पे वो जाके पार्टिसिपेट कर रही थी, जल्दी से बताइए। देखे किस तरह से पढ़े हो, क्वेश्चन पढ़ना सीख लो, ऐसे पढ़ना है हम लोगों को। हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रोमोसोम में या क्रोमैटिन में दो तरह के प्रोटीन पाए जा रहे थे, एक थे स्टोन प्रोटीन, दूसरे थे नॉन स्टोन प्रोटीन। हम लोगों ने बोला था कि नॉन स्टोन प्रोटीन जो थे वो न्यूक्लियोसोमल लेवल तक ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, और फिर न्यूक्लियोसोम ही आगे जाके फर्दर रीअरेंज हो रहा था। देखो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, जो हिस्टोन प्रोटीन थे वो क्या कर रहे थे, वो हिस्टोन प्रोटीन क्या कर रहे थे, न्यूक्लियोसोम लेवल पे ऑर्गेनाइज करा रहे थे। अब हिस्टोन का एक स्पेशल टाइप था H1 टाइप, जो एंट्री और एग्जिट पे पाया जा रहा था, जो इस न्यूक्लियोसोम को फर्दर सोलेनॉइड और किसमें जिगजैग में चेंज कर दे रहा था। और इसके बाद अगला पार्ट आता था, इसके बाद अगला रूल आ रहा था नॉन हिस्टोन का। नॉन हिस्टोन खूब सुंदर सा पाड़ बनाता था। क्या बनाता था, हम लोगों ने पढ़ा था पाड़, पाड़ का मतलब स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड बनाने में नॉन हिस्टोन का रोल था। तो नॉन हिस्टोन ओवरऑल क्रोमोसोम में अगर देखा जाए तो नॉन हिस्टोन का रोल है। अगर इसी क्रोमोसोम की जगह न्यूक्लियोसोम लिख दिया गया होता है तो यही आंसर गलत हो जाता है, यही ऑप्शन गलत हो जाता है। बोलिए भाई, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब आप लोग समझ गए हो ना। आप लोग सिलेक्शन, मैंने बोला ना सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। सिलेक्शन के लिए कैसे पढ़ोगे, सिलेक्शन के लिए इस लहजे से आप लोग पढ़ोगे कि जो सही है वो तो सही है, लेकिन जो अगर गलत हो रहा है वो गलत क्यों है। 100 क्वेश्चंस लगाओगे केवल सही आंसर ढूंढने के लिए, और उससे अच्छा अगर 15 क्वेश्चन भी आप सही गलत दोनों सही से करने लगोगे तो उस 100 से कहीं ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है चीज आपके लिए। ठीक है, और अब आप लोग खुद के लिए पढ़ रहे हो, खुद के लिए जब पढ़ने लगते हो तो बहुत समझदार हो जाते हो। चलिए देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, अब गलत नहीं होना चाहिए। बीइंग मेड अबाउट द ओरिएंटेशन, ठीक है, तो उसका आंसर जो आप लोग दे रहे थे सब लोग सही दे रहे थे, ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, ये वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 40 सेकंड वाला आंसर क्वेश्चन है, ये भी 4 नंबर में, इस टाइप के क्वेश्चन भी 4 नंबर में आ जाते हैं भाई। 40 सेकंड का क्वेश्चन, देखिए भाई सॉल्व होने लगा, दिमाग की बत्ती जल चुकी है, आस्था जी के भी दिमाग की बत्ती जल चुकी है। ठीक है, सब कृषि देखिए कितने आसान हो गया। ठीक है, कितना आसान हो गया, सब लोग ए बोल रहे हैं, क्या सबको ए लग रहा है? अब देखो यहाँ पर आया, जैसे आया फिर आपको एक बार सोचना, कितनी देर लगेगी, 10-15 सेकंड। कि इन सब में तो ए एंटी, सॉरी एंटी है, ए में एंटी है, बी में एंटी, क्या कहीं पे सीन है? तुरंत ही आपको मन में, अभी अभी सोचा था, अभी 10 मिनट पहले सोचा था, फिर सोचना है, फिर सोचना है, दिमाग को इतनी बार सोचना है कि आपसे कभी आने वाले 4-5 साल बाद भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको बिल्कुल याद रहे। एंटी कहाँ पे था, जेड वाले पे था, जेड में कौन ग्वानिन शो कर रहा था, साइटोसिन क्या कर रहा था, एंटी शो कर रहा था। ठीक है, ऐसी कहानी चल रही थी। तो सिन वाला आपको तुरंत ही सोच लेना है, और सिन जब भी सोचोगे जिशान भी जरूर बोलना है आपको, जीशान जरूर बोलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबका ए आ रहा है, आस्था क्या आ रहा है, रंगोली क्या आ रहा है, सप्तऋषि का आ रहा है, दिव्यांशु का, विवेक जी का आ रहा है, दिव्यांशु का नहीं आ पा रहा है क्या? जबरदस्ती ना बोल देना, नहीं का मतलब नहीं होता कि नहीं आ रहा सर में, आप सही सिखा ही नहीं पा रहे हो। मनाल मैम का नहीं आ रहा क्या? मनाल मैम बिजी हो गई हैं क्या कहीं? चलिए छोड़ते हैं, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द फॉलोइंग से स्टेटमेंट ऑफ द मेड अबाउट द C3 C2 बड़े क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाए गए भाई। अरे यार बड़ा टाइम लग रहा है, ये आ रहा है क्या किसी का? नहीं, ये पिछला वाला है।
अच्छा, आप लोग जब ऑप्शन लिखा करो तो वो भी लिख दिया करो क्वेश्चन नंबर कौन था। जैसे मान लीजिए 8 है, 8 में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो 8 बी या 8 सी या 8 डी, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। आस्था का सी आ रहा है। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अभी तो शुरू हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूं, सब लोग सीरियसली जवाब देना। कितने लोगों को ये लगता है कि सर जब क्लास में क्वेश्चन कराते तब हो जाते और जब खुद करते तो नहीं हो पाते? ये हमको लगता था जब हम तैयारी कर रहे थे 2019-20 में। कितने लोगों को ऐसा लगता है? बिल्कुल सच सच बताइए। आप सब लोग सेल्फिश होकर के केवल ये सोचिए कि हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है कि ग्रुप में लोग क्या सोचेंगे, सर क्या सोचेंगे। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम कराते हैं जब क्वेश्चन तो हो जाते हैं, और जब खुद करने बैठते, जब सर कराते तो हो जाते, जब खुद करने बैठते तो नहीं। कुछ में लगता है और कुछ में सॉल्व हो जाते हैं। जो सॉल्व हो जाते हैं उसी को मैम पॉजिटिव, उसी को पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना। जिसमें नहीं हो पा रहा उसको भूल जाना है, उसको लेकर के। जैसे आस्था तो कल बहुत सारे इररेलेवेंट क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। इररेलेवेंट का मतलब था तो मॉलिक्यूलर के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, बट वो सब अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। और जो चीज नहीं पढ़ाई है उसको बार बार सोचने से दिक्कत हो जाती है, बार बार, है ना। जो चीजें नहीं पढ़ाई है उसको अगर आप बार बार सोचोगे तो आपके अंदर निगेटिविटी आने लग जाएगी। जैसे आज क्वेश्चन पूरे पूरे डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन मैं लेकर आके आया हूँ, और ये देखो हो पा रहे। जो एक क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ भी दिया लिंकिंग नंबर वाला, वो मैंने सिखाया नहीं है। ठीक है। तो जो नहीं हो पा रहे उनको सोचना नहीं है। अगर वो सोच लिए और अगर वो 10-15 बार ऐसे सोच लिए तो आपके मन में निगेटिविटी आ जाएगी। फिर आप पढ़ोगे अढ़ोगे नहीं। फिर आपको लगेगा कि मुझसे हो ही नहीं पा रहा, उन्हीं से हो पा रहा, और वो तो कह रहे हम जाएंगे नहीं तुम्हारी जगह एग्जाम देने। तो बड़ी दिक्कत है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जितने हो पा रहे बस बोलो कि ये मेरे इतने होने लगे। ऐसे क्वेश्चन तो मैं पहले सॉल्व ही नहीं कर पाती थी या कर पाता था, और अब मैं ऐसे क्वेश्चन करने लग गई हूँ। इसी पॉजिटिविटी के साथ पढ़ते रहना। लास्ट में जब मैंने बोला ना 381 क्वेश्चन, मैं तो इस अनसॉल्व में बोल रहा हूँ 381 क्वेश्चन है। ठीक है। आपके पास जो भी अनसॉल्व है, मान लिया 500 क्वेश्चन है, 500 में, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज लेनी समझ में आ रही थी आस्था आपको, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके लिए नए थे। वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं है, जो पढ़ा ही नहीं उसकी लैंग्वेज कहाँ से समझ में आएगी। जो क्वेश्चन अभी देखो, यही चीज आपके साथ जो क्वेश्चन आज मैं पढ़ रहा हूँ, यही क्वेश्चन अगर आपको मैं 5 दिन पहले देता तो यही इसके साथ भी यही बोलती कि सर हमको ये वाली लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही थी। क्योंकि वो आपने पढ़ा ही नहीं है। जब पढ़ा नहीं तो कहाँ से लैंग्वेज समझ में आ जाएगी भाई। अब तमिल कभी रहे ही नहीं हो, तमिल में रहो 10-15-20 साल तो तमिल समझ में आएगी, तमिल बोलने लगोगे। अब रैंडम तमिल उठा के सुनने लगोगे, सर हमको समझे नहीं आ रही, मैं क्या करूँ भाई। हम पंजाबी सिखा रहे तो अभी पंजाबी आएगी है, तो जब तमिल सिखाएंगे तो तमिल भी आएगी। ऐसे सारी भाषाएं सीख जाएंगे, और मोर देन 95% क्वेश्चन करने लायक हो जाएंगे। कहाँ पर? CSIR के जो भी अनसॉल्व आपको दिया होगा। और 95 अगर करने ले गए और एग्जाम में ले जा करके अगर 50% भी सही सही कर दिए या कॉन्फिडेंटली कर दिए, काम हो गया। बस उतना ही चाहिए था हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यह वाला क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब किसी ने दिया, 8 का सी दे रहे हैं, सब लोग जवाब सही दे रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। क्या है कि ए जो है इन द बी फॉर्म ऑफ डीएनए द शुगर पकड़ C2। देखो अब हमने बोला था BC2, है ना, B2 याद रखने का तरीका बताया था, तो ए वाला तो सही है। इंपॉर्टेंट बात है, करेक्ट पूछा है, ये जरूर देख लेना। हर बार एक गलत करके आओगे, हर बार एक क्वेश्चन आप गलत करके आओगे कि करेक्ट पूछेगा, आप इनकरेक्ट सही करके आ जाओगे। आप ध्यान ही नहीं दोगे पूछ क्या रहा है, आप इनकरेक्ट। और वो इतने कलाकार होते हैं कि एक इनकरेक्ट वाले भी ऑप्शन बनाते हैं, करेक्ट वाले भी बनाते हैं, और बहुत लोगों के जीवन में ये कई बार हो चुका है। ठीक है, ठीक है, बहुत बार ऐसा हो पा रहा है। आस्था, जो डायरेक्ट पूछे गए हैं वो कर ले रही हो, जो इनडायरेक्ट पूछे जा रहे हो और जो मेरे कॉन्सेप्ट जितना मैंने पढ़ाया है, क्या वो नहीं कर पा रही हो? नहीं कर पा रही हो तो नहीं बोलना। जो मैंने पढ़ाया है और अगर उससे इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है तो क्या वो नहीं कर पा रही हो? अगर जैसे जितने क्वेश्चन कल आपने हमको भेजे थे, मैसेज किए थे, वो बहुत अच्छा लगा, आपने मैसेज किया मुझे, वो सारे क्वेश्चन से तैयारी कर रहे हैं और वो इधर उधर कहीं और पढ़ रखे हैं,
और सोच रहे हैं कि वो वाले भी हमसे हो जाए और ये हमको ये वाला भी समझा दे, तो वो नहीं हो पाएगा। मैं जितना पढ़ा पाया हूँ उतने से अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, ना हो पा रहा हो, समझ रही हो। इधर उधर से कहीं कोई क्वेश्चन पढ़ी हो, और भी जगह से पढ़ के आई हो, कोई कोचिंग ज्वाइन करी होगी या कुछ भी करी होगी, खुद से पढ़ी होगी, और वो सोच रही हो कि ये वाले भी अब हमसे होने लग जाए, तो वो वाले अभी नहीं हो पाएंगे। जब तक मैं पढ़ाया नहीं हूँ तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो बी जो है B2 वाला, ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, और ए जहां कहाँ का दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए इसमें दिख रहा है ना, ए इसमें दिख रहा है और ए इसमें दिख रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आगे के लिए मैं सिखाई दे रहा हूँ, पता नहीं कभी भूल जाऊं। अब देखो हो क्या रहा है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको अगले 3 ऑप्शन कुछ नहीं समझ में आ रहे, जीरो समझ में आ रहे, जीरो, समझ पा रहे हो, जीरो समझ में आ रहे, पता ही नहीं चल रहा है कि आगे के कौन सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, मान लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना ये बात। तो क्या अब आप ये क्वेश्चन करोगे या नहीं करोगे, जल्दी से बताओ। करोगे तो थम्स अप करो, नहीं करोगे तो थम्स डाउन करो। करेंगे, रंगोली जी छोड़ देंगे, मनाल जी करेंगे, बाकी सब करेंगे, रंगोली जी छोड़ देंगे। रंगोली जी छोड़ना नहीं है, करना है यार क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जब आप क्वेश्चन जैसे स्टार्ट करते हो, आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी जो थी वो 1/4 थी, 25% आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन उस 25% में आपने 2 ऑप्शन तो पहले ही निकाल दिए। अब आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो गई है? अब आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 50% हो चुकी है। बोलो भाई, आपको 3 बाकी ऑप्शन कुछ नहीं समझ में आ रहे हो, कुछ लैंग्वेज ही गलत लिखी थी, तमिल अमिल लिखी हुई थी भाई, बंगला वंगला लिखी हुई थी, हम पढ़ ही नहीं पा रहे थे, कोई बात नहीं, हमारा इतना क्लियर हो गया कि अब हमारा 50% चांस है। मान लिया 4 नंबर का क्वेश्चन था, तो या तो अब इससे हमको 4 नंबर मिल जाएगा और या तो 1 नंबर चला जाएगा। इसका चांस कितना है? 4 नंबर मिल जाने का चांस कितना है? 50%। और 1 नंबर चले जाने का चांस कितना है? 50%। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए हमेशा, हमेशा करना चाहिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अगर आप एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन अगर हटा दिए हो, एलिमिनेट कर दिए हो, तो अब आपको क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमेशा नहीं होगा, ठीक है, या मार्क करके रख लो, आगे हो सकता है आपके 25 के 25 क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही वाले मिल जाए, तो ये वाला क्वेश्चन छोड़ देना, मार्क करके रख लो, इस पे स्टार बना लो, वो सब सिखाएंगे कैसे करना है आगे। इन द आरएनए द शुगर पकड़ इज 3C3 एक्सो। आरएनए में शुगर पकड़िंग C3 एक्सो होती है, क्या होती है? बोला जा रहा है ये गलत है। गलत है तो अब आपका, आपके लिए काम दे दिया गया, HW दे दिया गया ना, छोटे पे HW दिया जाता था, HW ये दिया जा रहा है कि आरएनए में पता करो सही क्या है। आरएनए का सही क्या होता है आप लोग पता करके रखिएगा, मैंने बताया भी है। द वोबल पेयर इज फॉर्म्ड बिटवीन G&A। G&A देखो, ग्वानिन जो होती है जनरली C के साथ ही बॉन्ड बनाती है, लेकिन ग्वानिन बिल्कुल गड़बड़ बात हो गई, ये भी गलत है, मेरे मन में आइनोसिन चल रहा था। डी वाला क्या बोला? चेंज इन द शुगर पकड़ फ्रॉम C2 इंडो टू इन द बी फॉर्म ऑफ DNA टू C3 इंडो अल्टर द विथ एंड, हाँ हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है ना। इसके इसके इससे तुरंत ही क्या हो जाएगा, जो भी टोपोलॉजिकल पैरामीटर है सब चेंज हो जाएंगे। तो ए और डी वाला सही हो रहा है, ए और डी वाला सही हो रहा है, तो ऑप्शन आपका आ रहा है सी। सी सबका आया था, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन पे बहुत टाइम लग रहा है, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत तेज नहीं, 9 वाला भी कर नहीं पाओगे, 10 वाला जल्दी से बताओ। 10 वाला जल्दी से बताओ। टेन वाले का डी आ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हायर मेल्टिंग पॉइंट इन नेचर। डी आस्था का भी आ रहा है, हम भी तो कर ले। 1 2 3, डी किसका आया? विवेक और आस्था का डी आ गया है। मनाल मैम और विवेक भारती फिर से। विवेक 2 ऑप्शन भर दोगे क्या तुम एक साथ? इतनी जल्दी क्यों है भाई? उनको लगा बड़ा स्ट्रेच है, यही मार दो।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिल गया है। तो 14 इसमें भी है, 14 इसमें भी है। बी में 15 है, कोई मिस हो गया क्या? अच्छा, ये मिस हो गया। हाँ, बी में 15 आ गया। बी में 15 आए तो मेरे मन में एक और क्वेश्चन आ गया है, इसी क्वेश्चन से क्वेश्चन और आया है। चलिए ठीक है, तो बी में 15 आए थे और बी सही है। चलिए मान लेते हैं बी में 15 आया था और एक हमने क्या किया, एक हमने यहाँ से साइटोसिन गैप कर दिया। सब लोग बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सबका बी में 15 आ रहा था और बी वाला सही आंसर आ रहा है। अभी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करने जा रहा हूँ भाई, क्वेश्चन में भाई थोड़ी सी चेंजेज आ गया। अब बी में 14 हो गया मनाल मैम। अब बताइए कौन सा सही है? अब बी में 15 नहीं रह गया है, अब बी में 14 हो गया। अब कौन सा सही आएगा? ए बी सी डी। ए पहले ही बाहर हो गए, सी भी देखने का ज्यादा मन हो नहीं रहा, ये भी कमी है। ठीक है, डी जो है और बी, बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रही, जल्दी बताइए। जीसी तो दोनों में सेम है, 14-14। नहीं तो जीसी दोनों सेम है तो फिर बी क्यों होगा? जीसी दोनों सेम है तो बी क्यों होगा सही? फिर डी क्यों नहीं हो सकता? एक कोई ऑप्शन और बनेगा सेम, एक ऑप्शन और बनेगा बी एंड डी सेम या सिमिलर, सेम सेम लिखेंगे। हाँ ठीक है, एक ऑप्शन, चौथा ऑप्शन एक और बना देंगे आप लोग से गलत करवाने के लिए कि बी और डी का सेम रहेगा। एक बोलेगा ए सही है, बोलेगा बी का हायर होगा, एक बोलेगा डी का हायर होगा, और चौथा ऑप्शन रहेगा बी एंड डी सेम। अब कौन सा सही हो रहा है? जीसी रिपीट्स, ठीक है, ये बोलना है, ये बोलना है आपको कि जीसी रिपीट। हाँ, स्टैकिंग, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्टैकिंग जो हो रही है वो इंपॉर्टेंट है ना? जब जीसी कंटेंट सेम हो जाए, आप लोग तो बहुत ज्यादा समझदार हो चुके हो भाई, मजा आ रहा है, आप लोग रिस्पॉन्स भी कर दे रहे हो, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्वेश्चन आ रहा है, द लेंथ ऑफ द डीएनए पर न्यूक्लियोसोम वेरीज इन। हाँ, ये अलग कर सकते हो आप, तो करिए भैया, 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। आखिरी क्वेश्चन है, फिर थ्योरी में आ जाते हैं, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग सही आंसर दे दे तो बड़ा अच्छा लगे हमें आज। क्या आस्था को इस टाइप के क्वेश्चन करने में समस्या आती है क्या? जो बता रही थी कि सर थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो फिर मजा नहीं आता है करने में। देखते हैं। क्या किसी का क्वेश्चन हो पाया भाई?
विवेक और आस्था को नहीं आ रहा है, मनाल मैम का डी। अच्छा, ये डी का इसी वाले, हाँ डी आ रहा है। चलिए भाई देखते हैं, चलिए देखते हैं कैसे गलत होगा सबका, किसका नहीं आ रहा। मनाल मैम का भी गलत हो गया। चलिए देखते हैं। बोला जा रहा था लेंथ ऑफ द डीएनए, क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो अब मैं इंपॉर्टेंट बात एक और, बहुत ध्यान से बात समझना। इस एग्जाम में समय की कमी पड़, समय हमेशा आपको कम लगेगा, समय कम पड़ गया। और जीवन में और भी जो भी एग्जाम दोगे उसमें भी समय कम लगेगा। अभी हायर एजुकेशन का एडवर्टीजमेंट नंबर 51 का री एग्जाम हुआ था जूलॉजी बॉटनी में, सबका रोना यही है कि समय कम पड़ गया। मैं मतलब जबरदस्ती कुछ भी ऐसा अपना बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ। मेरे पास दोनों बार समय लगभग लगभग 5-5 मिनट बच गया था, 5-7 मिनट बच गया था। क्यों बच गया था, कारण क्या है कि देखो अब आप लोग क्या करते हो, या कुछ लोग हो सकता है सही भी करते हो, करते क्या है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर यहाँ पढ़ते हैं, फिर यहाँ पढ़ने के बाद भी माइंड बैकअप करते हैं, अच्छा करेक्ट पूछ रहा है, फिर ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या बताया मैंने, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं, फिर पूछता है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, फिर क्वेश्चन पढ़ने लग जाते हैं। ऐसे नहीं पढ़ना है आपको, मतलब फिर से ऑप्शन आप पढ़ने लगते हैं, समय बर्बाद हुआ। आपको ये पढ़ना था फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, वेरी नाइस। और इसके बाद तुरंत ये पढ़ना था करेक्ट पूछ रहा है। अब आपका लहजा ये है कि आप करेक्ट पे ही आप अपने अपने फोकस को मेंटेन करोगे। बोलिए बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, कि आप समय कैसे बचाओगे, ये समय बचाने का तरीका है। अब आप सिर्फ करेक्ट मान लो, अभी पूरा पढ़ लिया, इसके बाद बोला जाए इनकरेक्ट, अब आप फिर से इनकरेक्ट ढूंढना शुरू कर रहे हो, तो समय बर्बाद हो रहा है। आप करेक्ट फोकस करो। द लेंथ ऑफ द डीएनए पर न्यूक्लियोसोम वेरीज फॉर इंडिविजुअल टिश्यूज आर स्पीसीज, है ना, स्पीसीज टू स्पीसीज, टिश्यूज टू टिश्यूज डीएनए की लेंथ वेरी करती है, बिल्कुल वेरी करती है भाई। मैंने बोला था कि 147 बेस पेयर जो है ये भी कोई फिक्स नहीं है। और इसके अलावा जो लिंकर डीएनए है वो कितना हो रहा था, वो 53 हो रहा था, वो 80 तक कहानी चली जा रही थी, सॉरी 80 तक, 80 तक, मतलब ये वेरी कर रहा था, बहुत ज्यादा वेरी कर रहा था। कहां से वेरी कर रहा था, अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग टिश्यूज में ये वेरी कर सकता था। क्या ये बात मैंने बताई थी, क्या ये बात आपको समझ में आ रही? मनाल मैम आपका गलत कैसे हो गया जरा, मतलब 1 जिसमें सही था वो तो आपको लगाना ही चाहिए था, वो ए भी लगा देती तब भी हम खुश हो जाते हैं। मनाल मैम बताइए गलत कैसे हो गया? ए और डी में कोई कंफ्यूजन नहीं, ए, हाँ ए जो था पहला ऑप्शन तो सही था, पहला ऑप्शन सही था, तो ऑप्शन नंबर ए और सी में से कोई एक लगाना चाहिए। अगर आप ए भी लगा देती तब भी हमको लगता कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ये चीजें सीखेंगे अपना। चलिए बढ़ते आगे। तो ओवरऑल हम लोग को ये पता चला, कहानी से ये पता चला कि पहला ऑप्शन तो सही होने वाला है। जैसे पहला ऑप्शन सही हुआ आप तुरंत यहाँ पे एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेट करते ही पहला ऑप्शन एलिमिनेट, सॉरी जिसमें जिसमें पहला नहीं दिख रहा वो एलिमिनेट कर दो। ये क्या करेगा सर, इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको अपने मन अंदर से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा तुरंत। क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि हमारे अब आंसर सही होने का चांस 50% हो गया, जो 25% था। ये अपने आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट कराएगा, जो आपका आगे भी सही कराएगा। आगे चल के देखते हैं। टिपिकल न्यूक्लियोसोमल पैकिंग पैटर्न इज स्ट्रिक्टली मेंटेन अक्रॉस द, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है कि वेरी कर रहा है टिश्यू टू टिश्यू, और ये बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा सेम रहने वाला है अक्रॉस द जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के पूरे जीनोम में सेम रहने वाला है। तो या तो वेरी करा लो या तो सेम करा लो, तो ये तो भाई गलत हो गया। तो दूसरा हो गया गलत। अब दूसरा कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अभी हमारा इससे काम नहीं होगा। तीसरा, वाइल रैपिंग अराउंड द हिस्टोन कोर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज मेंटेन नहीं। जब भी आप हिस्टोन के चारों तरफ डीएनए को रैप करोगे, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर थोड़ी नहीं बनता है, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। देखिए मोड़ तोड़ रहा है ना, उसके अभी आगे हम लोग और कुछ पैरामीटर समझेंगे। लिंकिंग नंबर, रिथ में चेंज आती है। हमने एक चीज और पढ़ा था कि जब इसको मोड़ते हैं तो हम ये मोड़ने का तरीका, एक देखो, एक तो हैबिट गलत पड़ गई है ना, थोड़ी सी हैबिट गलत पड़ गई, हमने ऐसे मोड़ा है, ऐसे, एक्चुअली में ये ऐसे होता है। निगेटिव सुपर कॉइलिंग मैंने बताया था कैसी होती है, यहाँ पे निगेटिव सुपर कॉइलिंग और बनाते समय पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। तो यहाँ पर निगेटिव कहानी चल रही है, निगेटिव चलेगी तो आप अपने अभी ऐसा तार लेकर के बैठना, जिनके घर में ये तार और होगा तो वो ले लेंगे, नहीं होगा तो 10 रुपये खरीद लेंगे, कल ले करके बैठेंगे। ऐसा मैंने सोचा था आज ही बता देंगे। जिनको बहुत अच्छे से टोपोलॉजिकल पैरामीटर समझने हैं, हे मेरे मित्र, ठीक है,
वो ये ऐसा कोई भी वायर लेकर के बैठेंगे, इधर उधर मिल जाएगा वो ले लेंगे, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको टोपोलॉजिकल पैरामीटर बिल्कुल फील हो जाएगा एग्जैक्टली, है ना। चलिए देखते हैं। तो ओवरऑल ये देखा जाए यहाँ पे यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं बनने वाला है। जब आप इसको ऐसे लपेटोगे, ऐसे लपेटो, ऐसे, है ना, या इसके चारों तरफ लपेट रहा, ऐसे लपेट रहे हो, देखो दिख रहा है, तब इसके ऊपर एक अलग स्ट्रेन पड़ेगा आपको। एग्जैक्टली जब लपेटना शुरू करोगे ना तो फील होगा, और अगर इसी को अपोजिट लपेटना शुरू कर देंगे तब देखना वो लूज होने लगेगी बाइंडिंग। लूज क्या होने लगेगा, ये जो तार है ना, ये तार आपको दिख रहा है प्यारा सा, ये तार को जब आप ऐसे लपेटोगे राइट हैंडेड, तब तुमको खुद फील होगा ये तार टाइट हो रहा है। फील क्या दिखेगा, हाथों से फील होगा, आंखों से दिखेगा। और अगर इसी तार को आप उठाओ और उल्टा लपेटना शुरू करो एंटी क्लॉक, आपको हाथों से दिखेगा और आंखों से दिखेगा, सॉरी, और आपको फील होगा कि ये अब लूज हो रहा है। ये चेंज हो जाता है भाई, ये चेंज होता है, ठीक है। अभी कुछ चीजें जैसे वाला पॉइंट है, ये अभी हम आपको अभी इसमें पढ़ाएंगे ना, तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। तो ओवरऑल ये भी गलत है। हिस्टोन टेल मीडिएटेड इंटरन्यूक्लियोसोमल कांटेक्ट इज वन ऑफ द एसेंशियल फैक्टर टू अचीव द 30 नैनोमीटर। बिल्कुल भैया, हिस्टोन टेल का बहुत बड़ा रोल है 30 नैनोमीटर फाइबर अचीव करने के लिए। H1 का तो उसमें सबसे बड़ा रोल था। तो पहला और चौथा सही हो रहा है। तो पहला चौथा किसी का आया तो ठीक है। सबको समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई भाई? खाली क्वेश्चन कर पाए यार, थ्योरी भी बहुत सारी पढ़ानी थी आपको। हमें लग रहा है कि आने वाले समय में सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। शाम को एकदम से 8-9 बजे खाने वाने के बाद 1 घंटे के क्वेश्चन सॉल्व कराना करेंगे। हम लोग सिलेक्शन के लिए पढ़ेंगे ना। चलिए भाई, इजाजत है। विवेक जी आगे बढ़ा जाए। विवेक जी आज्ञा दीजिए तो आगे बढ़े। ठीक है, शुक्रिया। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीएनए टोपोलॉजी। डीएनए की टोपोलॉजी क्या है? तो डीएनए के टोपोलॉजी क्या है, लिखा हुआ है बड़ा प्यारा सा। आ जाते हैं अब हम लोग इधर ऐसे, ठीक है। डीएनए की टोपोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, समय बचा है थोड़ा सा, थोड़ा सा का मतलब थोड़ा टारगेट बना लेते हैं। यहाँ तक के पढ़ ले आज अच्छे से, यहाँ तक। इसे समझाने में बहुत टाइम लगेगा आपको। डीएनए टोपोलॉजी क्या कर रही है? डीएनए की एक कुछ, जैसे कोई डीएनए है, मान लिया ये डीएनए स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड ये है, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड, रुक जाइए जरा फिर से बनाते हैं। एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है, ये लोग बनाते हैं ना। तो रेड वाले डीएनए को व्हाइट वाला, सॉरी येलो वाला डीएनए कितनी बार क्रॉस कर रहा है? ये डीएनए जब इसको हमने आपस में जोड़ दिया, मतलब इसी डीएनए को हम लोगों ने क्या किया, इसी डीएनए को ऐसे ला करके आपस में जोड़ दिया, और जोड़ करके इसके चारों तरफ जब दूसरा डीएनए जोड़ा, ऐसे क्वाइल कराया, तो रेड वाला येलो वाले को कितनी बार क्रॉस कर रहा है? अगर इसी को हम लोग, जो सर्कल था, ये जो सर्कल दिख रहा है, इसको ऐसे मोड़ दे तब क्या हो रहा है? अगर ऐसे मोड़ दे तब क्या हो रहा है ना। दीज आर द टोपोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ द डीएनए। बोलो भाई, टोपोलॉजिकल पैरामीटर बात समझ में आ रही है? ये क्या बता रहा है? ये सिंपली बताता है स्पेशियल अरेंजमेंट एंड कॉलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द डीएनए। डीएनए का एक स्पेस में, स्पेस क्या हो सकता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस स्पेस है। आप किसी कमरे में बैठे हो, वो स्पेस है। तो उस कमरे में आपका स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है? आप खुद ही ध्यान दो। जो बैठ के पढ़ रहे होंगे शुरू में, जो बैठ के पढ़ना शुरू किए होंगे, क्या वो अभी बैठे हुए हैं? नहीं, वो बिल्कुल 60 डिग्री पे आ चुके। जो 90 डिग्री था वो 60, 30, 20, वो कहो 180 हो गया हो, है ना। आपका क्या चेंज हो रहा है? स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो रहा है ना। तो लगातार आप स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज कर रहे हो। ऐसे डीएनए का भी स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होता है? चेंज होता रहता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? डीएनए की कॉइलिंग प्रॉपर्टीज पे। बात क्या कर रहे हैं कि डीएनए का स्पेशियल अरेंजमेंट कैसे होगा? वो डिपेंड करता है कि डीएनए जहां पाया जा रहा है उस इन्वायरमेंट की कंडीशन क्या है, उस इन्वायरमेंट की कंडीशन क्या है। अगर वो आयनिक इन्वायरमेंट है
और आयनिक का मतलब हो रहा है सोडियम और मैग्नीशियम आयन से। ध्यान रखना, आयनिक वर्ड सोच करके बिल्कुल कूद मत जाना, है ना। आयनिक वर्ड सोच करके कूद मत जाना। आयन दो तरह के होते हैं, एक होता है एन आयन और एक होता है कैटायन, है ना। कैटायन है, मान लिया एनायन ये है, एनायन ये होता है, ध्यान रखना एनायन। और कैटायन क्या होता है? कैटायन याद रखने का तरीका है कि इसको कैट कर दो। कैट करने का मतलब काट दो, काट दिया ऐसे, क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज। तो कैटायन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। बायो वालों के साथ तकलीफ ये है कि केमिस्ट्री भी बहुत कम आती है और मैथ्स भी बहुत ही कम आती है, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी केमिस्ट्री और जितनी मैथ्स आती है वो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। इसी तरह से पैरेलल सिखाता चला जाऊंगा। तो एनायन और कैटायन आपको पता चला। यहाँ पर आयनिक की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे कौन से आयन की बात कर रहे हैं हम लोग? कैटायन की बात कर रहे हैं, है ना, कैटायन की बात कर रहे हैं मेन। बोला जरा आयनिक एनवायरनमेंट जैसे कि हाई सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन क्या करती है? डीएनए बिकम मोर स्टेबल एंड कॉम्पैक्ट। क्यों ऐसा होता है? आपको पता होना चाहिए कि डीएनए की जो बैकबोन होती है उस पर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है और उस पर होता है माइनस चार्ज। जब माइनस चार्ज फॉस्फेट ग्रुप पे है और इन्वायरमेंट में ढेर सारा प्लस चार्ज बढ़ेगा, इन्वायरमेंट में ढेर सारा प्लस चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, इन्वायरमेंटों में ढेर सारा प्लस चार्ज बढ़ रहा है, अरे बढ़ जा मेरे भाई, बढ़ गया, तो इनके बीच में एक पॉजिटिव इंटरैक्शन जनरेट होगा और पॉजिटिव इंटरैक्शन क्या करेगा? डीएनए को कॉम्पैक्टनेस देगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। ये अब ये वाला स्टेटमेंट पता है क्या? ये मॉलिक्यूलर में होना है, ये कहो डेवलपमेंट बायोलॉजी में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जहां पर आपको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत रहेगी कि अगर कैटायन बढ़ रहा है तो डीएनए कॉम्पैक्ट हो रहा है, अगर एनायन बढ़ रहा है तो डीएनए रिलैक्स होना शुरू कर जाएगा। कैटायन बनेगा तो डीएनए कॉम्पैक्ट और एनायन बनेगा तो डीएनए रिलैक्स। दूसरी बात, नेचर ऑफ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो है उसका क्या नेचर है? मान लिया डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन आके जुड़ गई, तो हिस्टोन हमको पता है कैसा चार्ज रख रहा है, स्टोन पे है सर पॉजिटिव चार्ज, सारा खेला पॉजिटिव चार्ज का है, और डीएनए पे है निगेटिव चार्ज। कैसा इंटरैक्शन हुआ? पॉजिटिव इंटरैक्शन हो गया। कैसा इंटरैक्शन हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कॉम्पैक्टनेस आएगा। अगर हिस्टोन यूनिट प्रोटीन है, एचयू का मतलब मैंने सिखाया था, एचयू का मतलब सिखाया था, अगर हिस्टोन यूनिट प्रोटीन है, एचयू प्रोटीन है, तो वो भी क्या करेगा? एचयू के पास भी पॉजिटिव चार्ज, डीएनए के पास निगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में इंटरैक्शन पॉजिटिव जनरेट हुआ और कॉम्पैक्टनेस हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है? रोटेशनल नहीं, अच्छा सॉरी एक और बचा हुआ है, टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज अगर पाया जा रहा है, टोपो आइसोमरेज क्या होता है? कितने लोग जान रहे हैं भैया टोपो आइसोमरेज क्या होने वाला है? टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज का मतलब क्या हो रहा है? टोपो आइसोमरेज मैंने इससे पहले भी एक क्लास में बोला है, टोपो आइसोमरेज नाम लिया था और बताया था आपको। टोपो का मतलब यहाँ पे टोपोलॉजी से आ रहा है, किससे आ रहा है? टोपोलॉजी से आ रहा है, ठीक है। और आइसोमरेज, ठीक है। टोपोलॉजिकल फीचर में चेंज आ जाए, लेकिन टोपोलॉजिकल फीचर में चेंज आ जाए लेकिन उसका जो नेट स्ट्रक्चर है वो चेंज ना हो, कंपोजिशन जो है वो चेंज ना हो, जितने बेस पेयर थे वही बेस पेयर है, ठीक है, लेकिन टोपोलॉजी चेंज हो जाए, टोपोलॉजी चेंज हो जाए, ठीक है। ये देखो ये और दिखाता हूँ टोपोलॉजी चेंज करके, टोपोलॉजी चेंज करके दिखा ही देता हूँ मैं, रुकिए, ठीक है। देखो मान लेते हैं ये वायर है, ये सबको वायर दिख रहा होगा, ये वायर है। हमने क्या किया, अब इसमें ब्लू वाला वायर व्हाइट वाले वायर को क्रॉस कर रहा है, लगातार क्रॉस कर रहा है। अगर हम इसको यहाँ से खोल दें, ये मान लो खोल दिया, ये खुल जा मेरे भाई। अब मान लो इतना वायर है, अब क्या बताओ, जितनी बार ब्लू वाला वायर पहले अभी जो मैंने फोटो दिखाई थी क्रॉस कर रहा था व्हाइट को, क्या उतनी बार अभी भी क्रॉस कर पा रहा है? क्या उतनी बार ही क्रॉस कर पा रहा है कि कम हो गया? पहले मैंने इतना दिखाया था, ब्लू वाला वायर व्हाइट वाले को इतना क्रॉस कर पा रहा है, अब नहीं कर पा रहा है, अब नहीं कर पा रहा है। क्या किया ये मैंने? ये हमने टोपोलॉजिकल चेंज किया। ये सर कैसे कर सकते हैं? तो आपने ऐसे फिंगर रख करके ऐसे खींच दिया और खुल गया? क्या डीएनए के पास अपनी फिंगर है? नहीं, डीएनए के पास पाए जाते हैं टोपो आइसोमरेज। आप पढ़ोगे डीएनए रेप्लिकेशन में, वो क्या करेगा, मान लिया वो क्या करेगा, मान लिया ब्लू वाला आया है ना, वो आया, उसने क्या किया, फिर से वैसे बना लेते हैं, यहाँ से बना लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है, चलिए। तो उसने क्या किया, उसने व्हाइट वाले को लिया और कट किया, यहाँ से कट किया। क्या किया? ये देखिए यहाँ से हम कट करेंगे, सीजर से कट कर देंगे। कट किया, कट करने के बाद में एक एंड से पकड़ा और इसको खोल दिया,
फिर से लाके जोड़ दिया। इमेजिन करो, सीजर आई, उसने इस वायर को कट किया। सीजर, अब यहाँ पे और अच्छा बोलोगे, मॉलिक्यूलर सीजर आई। मॉलिक्यूलर सीजर यहाँ पर कौन सी है? जैसे आप लोग मॉलिक्यूलर सीजर पढ़ते हो इंडो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, है ना, जो स्पेसिफिक साइट से कट कर रहा था। यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर सीजर है इन द फॉर्म ऑफ टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज क्या करेगा? इसको लाके यहाँ से कट कर देगा, कट कर देगा और इसको लाके खोल देगा और जोड़ देगा। खोल के एक बार ऐसे ओपन करेगा और लाके जोड़ देगा। हमको ये बताओ कि अब अगर एक बार ओपन करके जोड़ देगा तो क्या होगा? जितनी बार ब्लू वाला व्हाइट वाले को क्रॉस कर रहा था उससे कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, रंगोली जी बोल रही हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। टोपो आइसोमरेज ने क्या किया? इस टोपोलॉजिकल फीचर में चेंज कर दिया। अच्छा, अगर यही दोनों एंड से काट दो, एक अभी हमने व्हाइट काटा था, मान लो ब्लू भी काटा जाए, तो अब बताओ क्या ये ओपनिंग जो मैं क्रॉसिंग जिसको और अच्छा बोल दूं, लिंकिंग नंबर बोलते हैं इसको बोलते हैं लिंकिंग नंबर। ब्लू वाले ने व्हाइट वाले को कितनी बार आपस में क्रॉस किया उसको बोलते हैं लिंकिंग नंबर, है ना। थोड़ा साइंटिफिक बात करने जा रहे हैं ना, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो क्या हमको ये बताओ, अगर दोनों तार काटे जाएं एक साथ और फिर ओपन किया जाए तो लिंकिंग नंबर में जल्दी चेंज आएगा कि एक के कंपैरिजन में जल्दी चेंज आएगा कि वही रहेगा या नहीं चेंज आएगा? हमें लग रहा है जल्दी चेंज आना चाहिए। कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं कि जल्दी जल्दी चेंज हो जाएगा अगर दोनों एंड से काट दिया जाए? बताइए। कितने लोग समझ रहे हैं ये बात? अगर दोनों तरफ से कट कर दिया जाए और दोनों तरफ से खोल खोल के फिर से जोड़ दिया जाए, दोनों तार, अभी हमने एक तार काटा था, खोला और जोड़ दिया, अब हमने दोनों तार काटे, दोनों तरफ से खोला खोला और जोड़ दिया, लिंकिंग नंबर में ज्यादा तेजी से कमी आएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? आस्था को आ रही है, विवेक जी को आ रही है, मनाल मैम को आ रही है कि नहीं आ रही है, दिव्यांशु जी को आ रही है, विवेक जी को आ गई। विवेक जी बताए नहीं, भूल गए, ध्यान नहीं दिया आपका एक्शन। विवेक जी को भी आ गई, मनाल मैम कहीं चली गई, रंगोली जी को आ गई, रंगोली जी जवाब नहीं दे रही, हाँ ठीक है, सबको आ रही है बात, ठीक है। इसी तरह से इसी बेस पे टोपो आइसोमरेज दो तरह के होते हैं, एक होता टोपो आइसोमरेज फर्स्ट और एक होता सेकंड। कुछ नहीं रटना है। और ये पता नहीं फर्जी का स्टेटमेंट है, मतलब फर्जी नहीं है तो साइंस बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, लेकिन बच्चे बड़ा नहीं कंफ्यूज होते हैं। भैया पहला वाला जो होता है वो क्या करता है, एक ही स्टैंड कट करता है, और दूसरा वाला टोपो आइसोमरेज जो सेकंड होता है वो दोनों स्टैंड कट कर देता है। हमको बताओ पहला वाला बड़ा काम कर रहा है कि दूसरा वाला, 1 या 2? पहले वाले ने ज्यादा बड़ा काम किया कि दूसरे वाले ने? 1 2 लिख के बोलो, 1 ने किया बड़ा काम एक स्टैंड कट करके, या 2 ने किया? 2 ने किया, ठीक है। ऐसे 1 to 1 कोऑर्डिनेशन चाहिए, तब देखिए कैसे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, ठीक है। कुछ भी CSIR में रटने वाला नहीं है। अगर रट करके आप JRF ARF निकाल रहे हो तो फिर बेकार है, निकाल ही नहीं पाओगे रट करके। इसीलिए तो किसी भी कोचिंग का आप रिकॉर्ड उठा के देखो, 100 बच्चा पढ़ता है, उसमें 2 लोगों का हो जाता है। भाई 2 लोग तो कहीं भी किसी को भी पढ़ा दो हो जाएगा। हमें मजा खुशी तब आएगी जब आस्था का नेट JRF निकले, रंगोली जी का निकले, या जिनका नाम जैसे विवेक जी का निकले, है ना, मनाल मैम का निकले, जो बहुत दिन पहले पढ़ चुके हैं। आस्था मैम बहुत दिन हो गया पढ़े हुए, इनको MSc करे बहुत दिन हो चुका है, इनका JRF निकले। दिव्यांशु का निकले जो कब से बहुत ज्यादा परेशान है, इनका JRF नहीं हो रहा, तब मजा आएगी, तब मौज आएगी, समझ रहे हो। जो बहुत पढ़ने में तेज है, DU से पढ़ के आया है, 1 साल कहीं पाथफाइंडर और आईफास वगैरह में 2 साल से कोचिंग कर रहा है, फिर आया आपकी कोचिंग में पढ़ा और आपके यहाँ जा, इसका कोई मतलब थोड़ी नहीं हुआ यार, वो ऑलरेडी इतना पढ़ रहा था। चलिए, तो देखो अब इसमें हुआ क्या, 1 ने क्या किया, केवल एक ही स्टैंड को कट किया, और 2 ने क्या किया, दोनों स्टैंड को कट कर दिया, दोनों स्टैंड को कट कर दिया। 2 स्टैंड को कट किया, इसने बड़ा काम किया, तो इसने ATP डिपेंडेंट मैनर में काम किया, ATP डिपेंडेंट मैनर में काम किया, है ना। छोटा भाई आपका बैठा हुआ है, आपके बगल में रिमोट रखा है, उसने कहा यार टीवी रिमोट दे दो दीदी, दीदी ने उठा के रिमोट दे दिया, छोटा काम था। दीदी ने कहा यार एनर्जी तो लग नहीं रही है, हालांकि लगी है एनर्जी उसमें भी, अरे दे देते हैं, दे दिया तुरंत। थोड़ी देर बाद छोटा भाई बोल रहा है कि दीदी प्लीज गिव मी 1 कप वाटर,
दीदी ने बोला निकल लो बेटा यहाँ से, अब इतना नहीं हो पाएगा, बड़ा काम है, एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो एटीपी डिपेंडेंट मैनर में टोपो आइसोमरेज सेकंड काम कर रहा है और फर्स्ट को एटीपी नहीं चाहिए, है ना। अब एटीपी नहीं चाहिए, फिर ये कैसे काम करता है वो डीएनए रेप्लिकेशन में काम करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई भैया? इतनी बात सबको समझ में आ गई है। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा कि टोपोलॉजी कहते किसे हैं और ये किस पे डिपेंड करती है, आयनिक एनवायरनमेंट पे, नेचर ऑफ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन पे, और रोटेशनल फ्रीडम ऑफ डीएनए एंड्स। डीएनए एंड्स का रोटेशनल फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है और इसको हम लोग समाप्त करके बस क्लास ओवर कर देंगे। अब देखो, मान लेते हैं कि रोटेशनल फ्रीडम की बात अगर हम लोग यहाँ पर करें, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, 10 मिनट की क्लास और बची हुई है। मान लिया एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। एक तरीका तो ये है कि ये जैसा बनाया गया है वैसा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये डीएनए जो है वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाए। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में आ जाए ऐसे। सॉरी, वो कैसे आ जाए? इस सर्कुलर फॉर्म में आ जाए। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया। और एक तीसरा तरीका और हो रहा है कि ये डीएनए कैसा आ जाए? सर्कुलर फॉर्म में आ जाए। ये तो सर आप दूसरा तीसरा सेम करे दे रहे, नहीं, अंतर है भाई। जिनको बहुत अच्छे से टोपोलॉजी समझनी है वो वायर लेके कल बैठेंगे, घर वाले भी सोचे क्या पढ़ रहा है भाई, कुछ बहुत क्रेजी कर रहा है क्या ये। ठीक है, अब देखो पहले वाले में क्या हो रहा है, पहला और अभी दूसरा तीसरे में परेशान हो भी बताऊंगा मैं। पहले वाले में क्या हो रहा है कि इसके दोनों के दोनों एंड फ्री है, ये वाला एंड और ये वाला एंड फ्री है, दोनों एंड फ्री है। ठीक है, और ये क्या है? लीनियर डीएनए है, दोनों एंड फ्री है। आप चाहे ऊपर से वायर पकड़ के खोल दो, चाहे नीचे से वायर पकड़ के खोल दो, चाहे बीच से पकड़ के वायर खोल दो, आप ओपन कर सकते हो इस चीज को, दोनों एंड फ्री हैं। ठीक है, दूसरे वाले में हमने माना कि इसमें एक एंड जो है, एक पॉइंट जो है, ध्यान दो भाई, एक पॉइंट जो है वो यहां से, अरे भाई मेरे, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये ओपन किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट देखिए, यहां पे मैंने ला करके इसको ओपन कर दिया है। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये वाला पॉइंट सबको दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं सर्कुलर, ये देखो यहां बोला गया है सर्कुलर, ओपन सर्कुलर डीएनए या निक्ड डीएनए। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सर्कुलर, लेकिन एक छोटी सी निक बन गई है ना, निक्ड डीएनए है। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या है? पूरी तरह से क्लोज्ड है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। ट्रिपल सी लिखा मिलेगा एग्जामिनेशन में, पेपर में ट्रिपल सी डीएनए लिखा मिलेगा। आप समझ लेना कि यहाँ पर ट्रिपल सी का क्या मतलब हो रहा है ना। बोलो भाई रंगोली जी मैम, आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सब लोग को क्या ये बात समझ में आ रही है? तीन तरह के डीएनए समझ में आ गए? ठीक है, विवेक जी को आया है और कुछ लोग को नहीं आया क्या? दिव्यांशु को आया, आस्था को आया, तीन तरह के। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इसका एक लास्ट पॉइंट जिसमें बहुत सारा समय लग रहा है। लास्ट पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं? रोटेशनल फ्रीडम ऑफ डीएनए एंड्स। ये भी डीएनए की टोपोलॉजी को गवर्न करता है कि डीएनए की टोपोलॉजी क्या रहने वाली है। ठीक है, तो अब इसमें टोपोलॉजिकल पैरामीटर चेंज करना आसान हो जाएगा, इसमें उसके कंपैरिजन में कम आसान होगा। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि बिल्कुल आसान नहीं हो पाने वाला है, इसको टोपोलॉजिकली कंस्ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पता चला कि डीएनए की टोपोलॉजी तीन चीजों पे डिपेंड है। इन्वायरमेंट कैसा है उस पर डिपेंड है, ठीक है, किस एंजाइम से बाइंड है, अगर वो किस प्रोटीन से बाइंड है, अगर वो हिस्टोन से या एचयू प्रोटीन से बाइंड है तो वहां पे पॉजिटिव कॉइलिंग होने वाली है, टोपोलॉजिकल फीचर में पॉजिटिव इंक्रीमेंट होने वाला है। लेकिन अगर टोपो आइसोमेरेज से जुड़ जाएगा आकर के, टोपो आइसोमेरेज इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटीन, है ना, किया गया है, वो कैसा है, वो दोनों एंड से खुला है या निक्ड है या कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए है। बोलिए भाई, आज की क्लास में सारी बातें ध्यान रखना आप लोग। अब ये सब यूट्यूब पे नहीं मिलेगा,
ठीक है। जो पेड मेंबर हैं उनके मन में आता भी होगा कि यार हमने पैसा भी दिया है और ये तो फ्री में सबको भी दे रहे, सब वाला काम खत्म। अब जिनको डेमो चाहिए वो वहीं पे देख ले अगर उनको लग रहा है। इसके अलावा मैं अब यूट्यूब पे और वीडियोस डालूंगा, अलग से डालूंगा वो वीडियो। ये डेली लेक्चर की वीडियो यूट्यूब पे नहीं पढ़ेंगे, अलग से वीडियोस हो सकता है जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वही टॉपिक्स की अलग से स्पेसिफिक वीडियो इंटरेक्टिव क्लास में जा करके, जो मेरे पास डिजिटल पैनल है उस पर जा करके बनाऊँ अच्छे से, या इसी तरह से लाइव क्लास में क्लास में आकर के रिकॉर्डेड लेक्चर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बनाऊँ। ठीक है, तो वो क्लासेस अलग से चलती रहेंगी, वो मिलेगा, लेकिन रेगुलर क्लासेस यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अगर यूट्यूब पे मिलेगा भी तो वो प्राइवेट मिलेगा, उसकी लिंक आपको ग्रुप में दी जाएगी, जो पेड मेंबर्स वाले ग्रुप वाले केवल उनको दी जाएगी। ठीक है, केवल उनको दी जाएगी। ठीक है, और वो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड होगा, वो केवल एक ही मेल आईडी से खुलने वाला है। अगर आपने वो लिंक किसी और को दे दिया तो वो आपकी आईडी से भी खुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा। सारी बातें सबको समझ में आ गई? सब लोग एक बार थम्स अप या थम्स डाउन कर दीजिए, और किसी को कुछ कहना हो तो बताइए, फिर वाली क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पूरी तरह से लाइव क्लास पे काम करने जा रहे हैं। अब मेरे पास बहुत सारा बर्डन कम हो गया। ठीक है, बर्डन क्या कम हो गया? क्योंकि अब हमको लाइव क्लास की केवल रिकॉर्डिंग डालनी है। अब हमको थंबनेल पे काम नहीं करना, अब हमको वीडियो का इंट्रो नहीं लिखना, वीडियो को हमको सोशल मीडिया में पब्लिश नहीं करना यूट्यूब पे। केवल इस वीडियो को उठा करके जो भी डिजायर्ड साइट आने वाली है, देखते हैं गूगल ड्राइव पे डालना है या यूट्यूब पे डालना, उस चीज की जरा वो जो भी टेक्निकल वाले हैं वो सब अपना देखेंगे, करेंगे उस चीज को, है ना। चलिए, तो सबको बात समझ में आ गई? फिलहाल आज की क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। दिव्यांशु को भी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं आप आस्था जी, धन्यवाद। ठीक है, और बिल्कुल भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं डाउन होना चाहिए, किसी का भी नहीं डाउन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी का भी ये कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाम नहीं लूंगा, वो बच्चा आज क्लास में आया नहीं है, समझ जाओगे। वो क्या प्लान बनाए थे, वो दो लोग थे, वो दो दोस्त थे, आपको बताते हैं। वो प्लान ये बनाए थे कि न्यूमेरिकल जो भी आएगा सब छोड़ देंगे, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री में आए, चाहे वो मॉलिक्यूलर में आए, चाहे टूल्स टेक्निक इंस्ट्रूमेंटेशन में आए, वो मैं छोड़ दूंगा। और उन्होंने तो दिखता भी भैया छोटा ही सही था। ठीक है, पीएचडी करके आया था, लेकिन एमएससी वाला ही लग रहा था, या कभी कभी एमएससी वाले भी हमको बोल देते थे कि वो कहाँ चल रहा है, कहाँ क्लास, जब ज्यादा शेविंग वेविंग करा लेता था। ठीक है, तो वो हमको डायरेक्ट ब्लंटली बोल दिया कि ये तो छोड़ देंगे, अब इसका कोई दिक्कत नहीं है। फिर भाई उनको बहुत अच्छे से समझाना पड़ा कि आपको सब कुछ साथ में लेके चलना है। शुरू में सब कुछ आपको साथ में लेके चलना है, वो चाहे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन साथ में लेके चलने हैं। फिर क्या छूटना है, क्या पकड़ना है, वो एग्जाम हॉल में देखा जाएगा, या एग्जाम के 10 दिन पहले देखना पड़ेगा आपको, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी जैसे से बताया जा रहा है उस हिसाब से आपको काम को करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं, मैंने आज न्यूमेरिकल आपको समझाया कि कैसे जो यूनिट कन्वर्जन है वो करना, कितना आसान कन्वर्जन हो गया। मेंटली ये प्रिपेयर कर लेना कि CSIR वाले बायोलॉजी का टेस्ट ले रहे हैं, वो मैथ्स का पेपर नहीं बना रहे हैं, इसलिए वो बायोलॉजी में जो भी क्वेश्चन देने वाले हैं वो सिंपल गुणा भाग बस यही देने वाले हैं, प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड, बस 4 देने वाले हैं। वो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेग्नोमेट्री और ये सब ड्रामा नहीं पूछने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है, जब भी आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। शुरू में आप अगर कॉन्फिडेंस डाउन करना शुरू कर दिए, तो 1 महीने बाद आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। आपको लगेगा मेरे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहा, थ्योरी खूब समझ में आती है, क्वेश्चन नहीं हो रहे। बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको मैं खुद बोलूंगा कि अब बताओ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं। जिस दिन मैं बोलूंगा मॉलिक्यूलर वाला सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया, फिर मैं सबसे पूछूंगा कि बताओ कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं आया, क्या अब आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे कि नहीं। ठीक है, इसलिए 1.5 महीने तक कोई भी क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आप लगाओ, 20 क्वेश्चन लगाओ, एक भी नहीं सॉल्व हो रहा, आपको कुछ नहीं सोचना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी निगेटिव नहीं सोचना। ठीक है, साथ में लगकर टीम की तरह काम करेंगे, मिल के काम करेंगे, दम लगा के काम करेंगे। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप ही लोग हमारी टीम हो, उनको बताएंगे कि कोई एक ऐसा टीचर है, वो पढ़ा रहा है, पढ़ाने का थोड़ा अलग तरीका है। वो ऐसा कुछ 70 रुपया मीटर तार खरीद के टोपोलॉजी बता देता, 5-5 रुपया का सिक्का रख करके, है ना, बॉटल का कैप रख करके न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बता देता है। बताएंगे और भीड़ बढ़ेगी, मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो 15 मिनट 10 मिनट लेट आते हैं, जो 15 मिनट 10 मिनट लेट आ रहे हैं ना, हम दिल से बताएं हमको अच्छा नहीं लगता है, वो एडमिट तो कर लेते हैं। और हमने आपको बताया भी, जैसे बच्चे बढ़ेंगे हम एडमिट करेंगे नहीं। आस्था से पूछना कभी, बहुत खड़ूस आदमी हूँ मैं, सार्कास्टिक भी हूँ, मैं एडमिट करूँगा नहीं, मैं इतना इतना अच्छा हूँ नहीं, बहुत सार्कास्टिक हूँ। ठीक है, तो मैं 10 मिनट 15 मिनट जो लेट आते मैं चाहता हूँ 5 मिनट पहले आए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।